हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरीज। आई एम आनंदी एंड आज का हमारा जो चैप्टर है बेटा दैट इज अबाउट हेल्थ एंड डिजीजेस। तो पहले मुझे ये बताओ कि सब लोग कभी ना कभी बीमार पड़े हो, है ना? कभी ना कभी बीमार हुए हो, कुछ ना कुछ हुआ होगा। जैसे छोटी छोटी बीमारी, जैसे किसी को सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, फीवर आ जाता है। उससे थोड़ा सीरियसली तो कभी किसी को डेंगू मलेरिया हुआ होगा, या फिर आजू बाजू में देखा होगा कि किसी को डायबिटीज हुई है, किसी को कैंसर हुआ है। तो हमें ये चैप्टर में बस वही पढ़ना है कि ये सारी बीमारियां होती क्यों है, क्या है, क्यों होती है, कैसे क्योर कर सकते हैं। यही सब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और बेटा इस चैप्टर में मोस्टली सारे डिजीजेस के बारे में ही है, मतलब हमारी हेल्थ क्या है, डिजीजेस क्या है, तो वो डिजीजेस कौन सी है, किससे होती है, बस यही है, मोस्टली यही सारी चीज है। तो इतना सारा याद कैसे करेंगे? जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे मैं बताती हूँ इतना सारा याद कैसे करेंगे। स्टार्ट करें। सबसे पहले चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले चैप्टर के नाम का फर्स्ट वर्ड हेल्थ। हेल्थ क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? मतलब अगर आप पूरे फिट हो, एकदम फिट हो, तो हम क्या बोलते हैं कि यू आर हेल्दी, है ना? हम क्या बोलेंगे कि आप बेटा बहुत ज्यादा हेल्दी हो, बट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, चाहे फिजिकली हो, इंटरनली हो, मेंटली हो, तो हम बोलते हैं कि वो पर्सन हेल्दी नहीं है। तो हेल्थ मतलब क्या बेटा? हेल्थ मतलब क्या? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मतलब फिजिकली कोई इंसान ठीक हो, मेंटल एंड सोशल वेल बींगनेस एंड नॉट म्योरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज। मतलब फिजिकली, मेंटली, सोशली उसको इंटरेक्ट करने वाले सारी चीजें सब मिला के हम क्या बोलते हैं कि वो पर्सन तभी ही और शी इज हेल्दी, है ना? तभी ही वो इंसान हेल्दी है। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में कुछ डिजीज नहीं है मतलब हम एकदम हेल्दी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि नॉट म्योरली डिजीज, मतलब सिर्फ डिजीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि हमारी बॉडी में डिजीज नहीं है तो हम हेल्दी है। कभी कभी मेंटली स्ट्रेस है, फिजिकली कुछ हो गया, थोड़ा बहुत लग गया, मतलब आपकी हेल्थ क्या है? यू आर नॉट कंप्लीटली हेल्दी। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम हेल्थ बोलते हैं। तो पहले आ जाती है हेल्थ की डेफिनेशन। हेल्थ की डेफिनेशन, ये हेल्थ की डेफिनेशन है और ये याद करनी है। What is health? Health is a complete physical, mental and social well-beingness. इतना ही नहीं, नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हेल्थ बोलते हैं। नेक्स्ट इज डिजीज। डिजीज मतलब क्या? बीमार होना, है ना? डिजीज मतलब क्या? कोई बीमारी होना हमारे अंदर, उसको ही हम डिजीज बोलेंगे। तो कैसे डिफाइन किया है डिजीज को? कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज डिजीजेस। दो वर्ड्स है बेटा यहाँ पे, एक है फिजियोलॉजिकल, एक है साइकोलॉजिकल। क्या है डिफरेंस? फिजियोलॉजिकल मतलब कि जो हमारे फिजिकल हेल्थ है, जैसे बुखार आ गया, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, है ना? किसी को कैंसर है, डायबिटीज है, ये सारी क्या होगी? फिजियोलॉजिकल हेल्थ के बारे में। एंड नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल मतलब क्या बेटा? किसी को मेंटल प्रेशर होता है, बहुत टेंशन में होते हैं, माइग्रेन्स, बहुत हेडेक होते रहता है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, मतलब जो मेंटली हेल्थ से रिलेटेड वो सारे प्रॉब्लम्स है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? साइकोलॉजिकल। तो डिजीज क्या है बेटा? कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस, मतलब वो जो नेचुरल थिंग है, जो नेचुरली रहने चाहिए, उनमें क्या है? डिस्टर्बेंस आ जाता है। कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डिजीज। ये भी डेफिनेशन है डिजीज की, ये भी याद करनी है। डिजीज की डेफिनेशन भी याद करनी है। नेक्स्ट इज पैथोजन। पैथोजन मतलब क्या बेटा? पैथोजन, अभी बेटा हमें कोई डिजीज हो रही है, ठीक है, हमें बुखार आया, सर्दी हो गई, तो किसकी वजह से हुई? किसी की वजह से, कोई तो रीजन होगा ना कि उसकी वजह से हमें बुखार आया। कोई छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, कोई जो जो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करेगा, उसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको ही हम बोलते हैं पैथोजन। तो क्या है पैथोजन? पैथोजन्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स दैट हैव द पोटेंशियल, मतलब वो इतने केपेबल है कि हमें डिजीज दे सके, हमें बीमार कर सके, उनको ही क्या बोलेंगे? पैथोजेंस। व्हाट आर पैथोजेंस? पैथोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट हैव द पोटेंशियल टू व्हाट? टू कॉज इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन्फेक्शियस क्या होते हैं, नॉन इन्फेक्शियस क्या होते हैं, वो हम देखेंगे आगे। ये पैथोजन, पैथोजन क्या होता है वो भी पता होना चाहिए।
वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या है, इसके आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है बेटा। ये तीनों डेफिनेशंस क्लियर है क्या बेटा? ये वर्ड्स बार बार यूज होंगे, डिजीज क्या है, हेल्थ, पैथोजन, ये पैथोजन की वजह से डिजीज हुई, ये पर्सन हेल्दी नहीं है, तो ये वर्ड्स जब तक ये डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी ना तब तक चैप्टर में थोड़ी डिफिकल्ट होगी। तो पहले समझो कि ये डेफिनेशंस क्लियर है क्या, वापस से रीड कर लो एक बार डेफिनेशंस को, ठीक है। आगे बढ़े, यस। नेक्स्ट इज डिजीजेस। डिजीजेस को बेटा हमने अलग अलग फॉर्म में क्लासिफाई किया है कि किस बेसिस पे डिजीज हो रही है, कैसी डिजीज हो रही है, उनको हमने क्लासिफाई किया है। फॉर एग्जाम्पल हमने पहले कैसे क्लासिफाई किया, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब क्या, टाइम। ड्यूरेशन मतलब क्या, टाइम। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब टाइम, कि कितने टाइम के लिए वो एक डिजीज हो रही है। जैसे सर्दी खांसी होती है, कितने दिन चलती है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मैक्सिमम 1 वीक, फिर ठीक हो जाते हो ना। तो वैसे कोई सीरियस डिजीज है, सपोज हम बात करें किसी को डायबिटीज है, किसी को कैंसर है, बहुत टाइम तक चलेगी, उनको क्या बोलेंगे, उनको ही बोलेंगे कि ज्यादा टाइम तक चलने वाली डिजीजेस, तो वो उनको अलग अलग फॉर्म में क्लासिफाई किया। फर्स्ट इज क्रॉनिक डिजीजेस। क्रॉनिक डिजीजेस, क्रॉनिक मतलब क्या बेटा, क्रॉनिक मतलब ऐसे डिजीजेस जो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलते हैं, ऐसे डिजीजेस जो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेंगे, उनको ही हम क्रॉनिक डिजीज बोलेंगे। नेक्स्ट इज एक्यूट डिजीजेस, थोड़े टाइम तक होंगे और जल्दी जल्दी क्योर हो जाएंगे। जैसे सर्दी हुई है, थोड़े टाइम तक होगी, वापस जल्दी जल्दी क्योर हो जाएगी, जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगी, वो सारे क्या है बेटा, उनको हम बोलते हैं एक्यूट डिजीजेस। अभी अकॉर्डिंग टू रीजंस, किस कैसे हुई डिजीज, किसी से मिली है क्या डिजीज, या फिर खुद की बॉडी ने ही डिजीज प्रोड्यूस की है, खुद के बॉडी के इंटरनल फैक्टर की वजह से डिजीज हुई है, क्या रीजन है, उस बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया। फर्स्ट इज हेरिडेटरी डिजीजेस। हेरिडेटरी डिजीजेस मतलब क्या बेटा, व्हाट आर हेरिडेटरी डिजीजेस? सपोज समझो कि आपके फैमिली को कोई, आपके फैमिली में आपके दादा को, दादी को एक डिजीज है, फिर वो सेम डिजीज आपके पापा में हुई, फिर वो सेम डिजीज आप में हुई, तो वो क्या है बेटा, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगी, वो डिजीजेस ट्रांसफर होगी, उनको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, उनको ही हम बोलते हैं हेरिडेटरी डिजीजेस। नेक्स्ट इज एक्वायर्ड डिजीजेस, मतलब हेरिडेटरी नहीं है, हेरिडेटरी नहीं है, किसी से हमें मिली है, किसी से लाइक फैमिली में किसी से हमें नहीं मिली, हेरिडेटरी नहीं हुई है, जनरेशन टू जनरेशन नहीं आई है, उनको हम एक्वायर्ड डिजीज बोलेंगे। इसके भी 2 टाइप्स है। फर्स्ट इज इन्फेक्शियस डिजीजेस, नेक्स्ट इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। व्हाट आर इन्फेक्शियस डिजीजेस? इन्फेक्शियस डिजीजेस मतलब क्या, मानो कि मुझे सर्दी है, ठीक है, मुझे सर्दी हुई है, खांसी हुई है, अगर मैं आपके बाजू में आके बैठ जाऊं एंड मैं जोर जोर से कफ करने लगूं, तो क्या होगा, वो इन्फेक्शन आपको लग जाएगा, है ना, सेम इन्फेक्शन आपको लग जाएगा, दूसरे दिन आपको भी सर्दी हो जाएगी, है ना। तो वो सारे डिजीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकते हैं, मतलब इन्फेक्शन हो सकता है उस डिजीज का, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, उनको ही हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। उसके बाद है नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, इसका उल्टा, इसका उल्टा मतलब कोई हमें देके नहीं जाता, जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज ट्रांसफर होगी क्या, मुझे डायबिटीज है, आप मेरे बाजू में बैठोगे आपको डायबिटीज हो जाएगी, मुझे कैंसर है, आप मेरे बाजू में बैठोगे कैंसर हो जाएगा, नहीं, आप पर्सनल कांटेक्ट से, बात करने से इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होंगे। तो फिर ये कैसे होती है, ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस कैसे होती है, बॉडी के जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं बेटा, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारी बॉडी खुद जनरेट करेगी। हम हमारी बॉडी को अगर वेल मेंटेन नहीं रखेंगे, अच्छे से नहीं रखेंगे, सारा जंक खाएंगे, ये सारी गलत गलत चीजें, स्मोकिंग हो गई, ऐसे जिनको गलत गलत आदतें होती है, उनमें होती है ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। जैसे डायबिटीज, बहुत ज्यादा मीठा खा लिया, बहुत मीठा खाना पसंद है, उनको क्या हो गया, डायबिटीज। हार्ट डिजीजेस, स्ट्रेस ले लिया, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, हार्ट के डिजीजेस हो गए, ये हमें पढ़ना है आगे डिटेल में। तो आया समझ में क्या इन्फेक्शियस मतलब क्या और नॉन इन्फेक्शियस मतलब क्या? यस, ये चार्ट क्लियर है। हमने डिजीजेस को कैसे क्लासिफाई किया बेटा, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन एंड अकॉर्डिंग टू रीजन। अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन में जो लंबे टाइम तक रहती है वो क्या है, क्रोनिक डिजीजेस, और जो जल्दी ठीक हो जाते हैं वो क्या है, एक्यूट डिजीजेस। अभी अकॉर्डिंग टू रीजंस कैसे थे, हेरिडेटरी डिजीजेस और एक्वायर्ड डिजीजेस। एक्वायर्ड में वापस से 2 टाइप्स थे, कौन से, इन्फेक्शियस डिजीजेस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है, क्लियर है बेटा? यस, अभी देखेंगे 1 by 1।
इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होते हैं? इन्फेक्शियस डिजीजेस क्या होते हैं? अभी मैंने बताया, डिजीजेस जो स्प्रेड होते हैं, डिजीजेस स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड एयर, वाटर, फूड और वेक्टर्स। वेक्टर्स मतलब क्या? जो वो वायरस को या फिर वो ऑर्गेनिज्म को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर करेगा, उनको हम बोलते हैं वेक्टर। तो जैसे इंसेक्ट्स हो गए, जैसे हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई एक वेक्टर है। हाउस फ्लाई मक्खी जो होती है, मक्खी मच्छर, वो सारे क्या है? वेक्टर्स है। एंड अदर एनिमल्स या फिर दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनसे होती है, उनको क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो अगर किसी ने पूछा कि इन्फेक्शियस डिजीजेस कैसे स्प्रेड होगी, कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाएगी, तो कैसे जाएगी? थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू फूड, है ना? ये सारे जो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन है, कैसे होगी? कि इनकी मदद से, एयर की मदद से, वाटर की मदद से इन्फेक्शियस डिजीजेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाएंगी। इनको ही हम क्या बोलते हैं? जो डिजीजेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाएगी थ्रू दिस मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, उनको ही हम क्या बोलेंगे? उनको ही हम बोलेंगे बेटा इन्फेक्शियस डिजीजेस। उसके बाद एक एक करके हमें पढ़ना है। फर्स्ट इज ट्यूबरकुलोसिस। फर्स्ट इज ट्यूबरकुलोसिस। अभी हमने हर एक डिजीज में देखना है कि पैथोजन कौन सा है, किसकी वजह से हो रहा है, और वो सिम्टम्स क्या शो करेंगे। अगर कोई डिजीज हो रही है बेटा, अगर हमारी बॉडी में कोई बीमारी है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि बीमारी है? कुछ होता है ना बॉडी के साथ, फीवर आएगा, वॉमिटिंग होगी, डायरिया, जैसे लूज मोशंस बोलते हैं, वैसे सारी चीजें हो जाएगी। तो ये सारी जो चीजें है वो सारे क्या है? वो सारे सिम्टम्स है। तो वैसे हमें पता चलेगा, उनको हम बोलते हैं सिम्टम्स है। अभी डिजीज हुई है ना, तो रखेंगे तो नहीं। डिजीज हुई है तो उसका ट्रीटमेंट भी जरूरी है, उसका प्रिवेंशन की, अगर किसी और को ये तो हमें ना हो, कैसे प्रिवेंट करेंगे? वो भी नीड है, वो भी जरूरी है। तो कैसे करेंगे? तो वैसे हमें देखना है। फर्स्ट इज ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस का पैथोजन कौन सा बेटा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले। क्या है ये? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले। याद रखना है नाम बेटा। एक प्रैक्टिस डालो, जैसे भी पैथोजन के नाम लिख रहे हो ना, जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रही हूँ, लिखो खुद से, खुद के हैंडराइटिंग में लिखो, एंड ये नोट्स कंप्लीट करो। जैसे ये नोट्स है वैसे नोट्स कंप्लीट करो साइमल्टेनियसली। और बाद में ये नाम याद नहीं रहते मैम, बहुत बड़े बड़े नाम है, क्या करो? रोज एक साथ सारे नाम लर्न नहीं करने, हमें रोज एक साथ सारे नाम लर्न नहीं करने। कैसे करेंगे? इतने हमें इसमें बहुत सारे डिजीजेस देखने हैं हमें, तो क्या करेंगे? एक दिन में कोई भी 3 डिजीजेस लर्न करो। कितने करोगे? कोई भी 3 डिजीजेस लर्न करो। जैसे आज हमने ट्यूबरकुलोसिस कर लिया, हेपेटाइटिस कर लिया, आगे जाके पढ़ेंगे एड्स है तो एड्स कर लिया, तो 3 डिजीज हमने लर्न कर लिया। आज उतना ही करो, उसके जो नाम है, इनके जो नाम है, जो पैथोजेंस के नाम है ना, लिख लिख के करो। लिख के करोगे तभी स्पेलिंग याद होगी। 5 टाइम्स 10 टाइम्स लिखोगे ना, तो वो सारी चीजें दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगी, और फिर वो नाम भूलोगे नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है, नेम द फॉलोइंग में भी आ सकता है, वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकता है, या फिर किसी ने बोला कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्यूबरकुलोसिस, तो क्या? तो सब कुछ लिखना पड़ेगा, पैथोजन कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो इतने सारे हैं, माना कि कंफ्यूजन होगा, बट क्या कर सकते हैं हम कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए? दिन के सिर्फ 3 डिजीजेस लर्न करो। जब भी साइंस पढ़ोगे, दिन के 3 डिजीजेस लर्न करो। नेक्स्ट डे क्या करोगे? वापस ये 3 जो डिजीज है उनको रिवाइज करो, और नए 3 डिजीजेस लर्न करो। 3-4 दिन में फिर भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बड़े आगे देख। ट्यूबरकुलोसिस, फर्स्ट इज ट्यूबरकुलोसिस। किससे होगा बेटा? पैथोजन क्या है? पैथोजन मतलब कि जो डिजीज कॉज करेगा। हमने देखा ना, पैथोजन मतलब जो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करेगा। कौन सा ऑर्गेनिज्म है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले। क्या है बेटा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले। अभी मोड ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कैसे होगा? स्पिटिंग बाय पेशेंट। अगर जिस पेशेंट को डिजीज है, जो पर्सन इन्फेक्टेड है, वो स्पिट करेगा, थूकेगा, तो क्या होगा? उनकी वजह से, उनके स्पिट से डिजीज ट्रांसफर होगी। थ्रू एयर, हमने देखा इन्फेक्शियस डिजीजेस एयर से ट्रांसमिट होते हैं। प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट विथ एंड शेयरिंग ऑफ मटेरियल्स ऑफ पेशेंट, मतलब कि अगर कोई पेशेंट है, उनके बाजू में जाकर बैठ गए, उनका सेम हैंडकरचिफ आप यूज कर रहे हो, सेम क्या है, सेम प्लेट में खाना खा रहे हो, फूड शेयर कर रहे हो, तो जो मटेरियल्स, सेम ब्लैंकेट यूज कर रहे हो, तो जो मटेरियल्स पेशेंट यूज कर रहा है, अगर वो ही आप यूज करोगे, तो क्या है? आपके इसमें भी डिजीज ट्रांसफर हो सकते हैं। इवन यू कैन गेट द डिजीज। तो क्या करना है? वो पेशेंट से दूर रहना है। अभी सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या है? क्रॉनिक कफ। क्रॉनिक मतलब क्या बेटा? बहुत ज्यादा। जैसे सर्दी खांसी हो जाती है तो थोड़ा बहुत कफ हो जाता है ना, बट
ट्यूबरकुलोसिस जिनको होता है उनको बहुत एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा कफ हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक कफ। नेक्स्ट इज ब्लडी स्पिटिंग, मतलब जब भी स्पिट करेंगे उनके स्पिट में थोड़े ड्रॉपलेट्स ऑफ ब्लड्स होते हैं, थोड़े ड्रॉपलेट्स ऑफ ब्लड्स दिखेंगे, तो ये सारे सिम्टम्स है जिससे हम पता चल जाता है कि हाँ इसको ये डिजीज होने के चांसेस है। नेक्स्ट इज इमेसिएशन। नेक्स्ट इज इमेसिएशन मतलब क्या बेटा, वेट लूज होने लगता है उनका, क्या होने लगता है, वेट लूज होने लगता है उनका, कि वेट धीरे 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 डे बाय डे उनका वेट कम होने लगता है। नेक्स्ट इज डिफिकल्ट ब्रीदिंग। कफ है बेटा तो जेन्युइन है कि ये एक तो जो डिजीज है वो लंग्स पे अफेक्ट करती है, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है बेटा लंग्स पे अफेक्ट करेगा, तो लंग्स है ना, ब्रीदिंग में मोस्ट इन्वॉल्व ऑर्गन क्या है, लंग्स, तो वो जब हम लोग ब्रीद करेंगे तो डिफिकल्टी होगी ब्रीद करने में, जो पेशेंट है उसको अच्छे से ब्रीद नहीं कर पाएंगे, वो एक सिम्टम है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, अभी हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि अगर ये डिजीज हुई है तो किसी को हुई है तो हमें ना हो, उसका क्या प्रिवेंशन हो सकता है। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, तो प्रिवेंशन क्या है, बीसीजी वैक्सीन, वैक्सीन लगती है बेटा एक, वैक्सीन मतलब जैसे अभी कोरोना में लगी थी ना, तुम लोग को इंजेक्शन लगे थे, उनको ही क्या बोलते हैं, उनको ही बोलते हैं जो इंजेक्शन लगते हैं ताकि हमें डिजीज ना हो, उसको ही क्या बोलते हैं, उसको ही वैक्सीन बोलते हैं। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, आइसोलेशन ऑफ पेशेंट मतलब क्या, आइसोलेशन मतलब क्या, क्वारंटाइन किया था एक रूम में, जिनको कोरोना हुआ है उनको एक रूम में बंद कर दिया था ना, तो वैसे ही पेशेंट को आइसोलेट करके रखो, पेशेंट को अलग रूम में रखो, उनके पास जाना अवॉइड करो, ये क्या है कि आपको उससे डिजीज ट्रांसफर होने के चांसेस कम है। रेगुलर मेडिकेशन, उनको रेगुलरली मेडिकेशन लेनी पड़ती है, लाइक डीओटी, उनको रेगुलरली डीओटी बोल के मेडिकेशन है, उनको रोज रेगुलरली, जिनको डिजीज हुई है उनको वो डोज लगता है रेगुलरली, तो ये क्या है बेटा, सारे प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस मतलब ही जॉन्डिस, किससे होगी बेटा, पैथोजन क्या है, पैथोजन है वायरस, क्या है पैथोजन, वायरस। अभी हेपेटाइटिस ए भी हो सकता है, हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और ई भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे ए बी सी डी ई लिखा है, ठीक है, कॉमा कॉमा करके इसलिए लिखा है क्योंकि हेपेटाइटिस ए वायरस होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, थोड़े थोड़े अलग होते हैं एक दूसरे से, इसलिए उनको ए बी सी डी ई ऐसे नाम दिया है। तो पैथोजन क्या है, हेपेटाइटिस का वायरस, ए टू लेके ई तक हमें रिमेंबर करना है। मोड ऑफ इन्फेक्शन, अगेन इसमें इन्फेक्शन कैसे होगा, इन्फेक्शन कैसे होगा, हमने देखा कि जो डिजीजेस ट्रांसफरेबल है उनको ही उनका मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है एयर या फिर वाटर, तो यहाँ पे क्या है, वाटर से होगी। शेयरिंग ऑफ नीडल्स मतलब क्या, शेयरिंग ऑफ नीडल्स मतलब क्या, सपोज मैं इन्फेक्टेड हूँ, ठीक है, सपोज मैं इन्फेक्टेड हूँ, अगर किसी डॉक्टर ने या नर्स ने क्या किया, अगर मुझे इंजेक्शन दिया, नीडल होती है ना, अगर मुझे इंजेक्शन लगा एंड वही सेम इंजेक्शन अगर आप में जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है उसको दिया सेम नीडल से, तो क्या होगा, मेरे बॉडी में जो वायरस है वो वहां पे स्टिक हो जाएगा नीडल में, है ना, तो वो नीडल के थ्रू जो नॉर्मल इंसान है, जो अनइन्फेक्टेड पर्सन है उसमें ट्रांसफर होगा, तो शेयरिंग ऑफ नीडल्स इसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब क्या, जैसे हम लोग ब्लड डोनेशन करते हैं ना, ब्लड डोनेट करते हैं, तो ब्लड डोनेट करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो निकाल के किसी जिनको जरूरत है उनको देते हैं, तो फिर क्या होगा, जैसे अगर मेरी बॉडी में वायरस है तो मेरा ब्लड अगर मैं डोनेट कर रही हूँ, इन्फेक्टेड ब्लड अगर मैं डोनेट कर रही हूँ, तो जो हेल्दी पर्सन है जिसकी बॉडी में वो इन्फेक्टेड ब्लड जाएगा उसको भी सेम डिजीज हो जाएगी, उसको भी सेम डिजीज हो जाएगी, तो इन्फेक्टेड ब्लड से भी होती है, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होती है। सिम्टम्स, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मतलब क्या बेटा, एनोरेक्सिया मतलब कि ऐसा लगता है पर्सन को कि ही इज गेनिंग टू मच वेट एंड ही विल स्टॉप ईटिंग, मतलब वो धीरे धीरे अपना खाना कम कर देगा, उसको ऐसी फीलिंग आती है कि मेरा वेट गेन हो रहा है, मैं ज्यादा ओबीज हो रहा हूँ, ओबीज मतलब क्या, मोटू होना, ओबीज मतलब क्या, मोटा हो जाना, तो वैसे उसको फीलिंग आएगी, उसको एनोरेक्सिया बोलेंगे। फिर क्या है, येलो यूरिन, यूरिन येलो कलर की यूरिन पास आउट करेगा जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो। जनरल वीकनेस, बॉडी बहुत वीक वीक सी ऐसा लूज लूज रहती है, बहुत वीक फील होने लगता है ना, बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है कोई काम करने की, उसको ही बोलेंगे जनरल वीकनेस। नौशिया, नौशिया मतलब
वॉमिटिंग की फीलिंग आती है कि कुछ खाने का मन नहीं करता, कुछ खाना है तो खाना देख के ऐसे वॉमिटिंग की फीलिंग आएगी, अच्छा नहीं लगेगा खाने का, कुछ भी फेवरेट भी चीज दे दो तो भी मन नहीं करेगा खाने का, उसको नॉशियाटिक फील करना बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नॉशिया। नेक्स्ट इज वॉमिटिंग, सबको पता है उल्टी होती है, वॉमिटिंग। ग्रे स्टूल्स, ग्रे स्टूल्स पास करता है जो पर्सन इन्फेक्टेड है, उसके स्टूल्स कैसे होंगे, ग्रे स्टूल्स पास करेंगे। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे प्रिवेंट करेंगे। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, वाटर से हो रही है ना यहाँ पे बेटा, डिजीज कैसे हो रही है, बाय वाटर, तो क्या करेंगे हम लोग वही चीज को खत्म करने की कोशिश करेंगे, वाटर को खत्म नहीं करेंगे, वाटर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो वायरस है, उसको किल करने की करेंगे। तो क्या होगा, कैसे करेंगे, जो बॉइल्ड वाटर है वो ड्रिंक करेंगे, है ना, जो बॉइल्ड वाटर होगा वो ड्रिंक करेंगे इंस्टेड ऑफ नॉर्मल वाटर, बॉइल करके ड्रिंक करेंगे। प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स, क्या करेंगे, जब भी हम लोग खाने बैठे हैं या फिर कोई भी, हम लोगों की मोस्टली लोगों की आदत होती है नेल्स मुंह में डालने की, तो वैसे नहीं करना है, हैंड्स को क्लीन रखना है ताकि ये डिजीज आपको ना हो, है ना। ये सारे क्या है बेटा, प्रिवेंशन है। ठीक है, हमने 2 डिजीजेस पढ़े, कौन से पढ़े, फर्स्ट इज ट्यूबरकुलोसिस, कौन सा पढ़ा, ट्यूबरकुलोसिस, एंड नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस, नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस, उसको ही जॉन्डिस भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज में 2 डिजीजेस पढ़े, अभी आगे बढ़े। यस, डिसेंट्री, डिसेंट्री व्हाट इज डिसेंट्री, देखो पहले तो पैथोजन पढ़ना है, किसकी वजह से हो रहा है डिसेंट्री, किसकी वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया, वायरस, सिंगेला बैसिलाई, बैसिलाई एक शेप है बैक्टीरिया का, बैसिलाई, एंटमीबा हिस्टोलिका, मतलब कि जो अमीबा है बेटा, जो अमीबा है जो ऐसा दिखता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था अमीबा, है ना, ये क्या है अमीबा, यही क्या है, यही है एंटमीबा हिस्टोलिका, यही क्या है, एंटमीबा हिस्टोलिका। तो ये सारे पैथोजेंस है, पैथोजेंस मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। अभी किससे होगी, इन्फेक्शन कैसे होगा, कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर, कंटामिनेटेड मतलब जो खराब खाना है, जो बहुत टाइम से पड़ा हुआ खाना है, 2-3 दिन का हम खा रहे हैं, या फिर कहीं बाहर चले गए, कभी किसी ने आपको खराब खाना दे दिया, कहीं रेस्टोरेंट में चले गए, तो फिर आने के बाद कभी कभी प्रॉब्लम होता है ना, लूज मोशंस हो जाते हैं, वही सारे। तो कंटामिनेटेड खाना, खराब पानी जो बाहर ऐसे खुला हुआ पानी है, हम लोग ऐसे पैक्ड वाटर बॉटल्स नहीं लेंगे कभी, तो क्या होगा, वैसे ही जग में पानी है, खुला है, कवर्ड नहीं है, तो खराब पानी है वो, अगर हमने वो पिया तो चांसेस है कि हमें ये डिजीज हो सकती है। सिम्टम्स, वाटरी स्टूल्स, पेन्स इन एब्डोमेन, स्टूल्स जो होंगे वो कैसे होंगे बेटा, वाटरी होंगे, वाटरी मतलब हमें पता है जब लूज मोशंस हो जाते हैं कैसे स्टूल्स होते हैं, वही वाटरी स्टूल्स, है ना। नेक्स्ट इज पेन इन एब्डोमेन, एब्डोमेन मतलब पेट के नीचे, यहाँ पे क्या होता है, पेट के नीचे बहुत दुखता है, पेन होता है, उसको ही बोलेंगे पेन इन एब्डोमेन। ये सारे सिम्टम्स है। उसके बाद प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे प्रिवेंट करेंगे, ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर, वाटर से हो रहा है ना बेटा, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे भी हमने लास्ट डिजीज में भी देखा। एक तो बेटा एक काम करो, है ना, कॉमन चीजें निकालो कि कैसे प्रिवेंशन हो रहा है, सब में कुछ ना कुछ थोड़ा 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 कॉमन होगा, तो वो सारी कॉमन चीजें पहले याद करो। देखो लास्ट में भी हमने देखा, जो हेपेटाइटिस थी उसमें भी हमने देखा कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय बॉइलिंग ऑफ जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको बॉइल करके, है ना, बाय बॉइलिंग द ड्रिंकिंग वाटर। इसके पहले वाली जो हेपेटाइटिस थी उसमें भी देखा और इसमें भी सेम है, तो याद रखो कि इन दोनों के जो प्रिवेंशन है उसमें एक चीज कॉमन है, क्या है कि ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, खाना अच्छे से स्टोर करो, बंद करके रखो, खुला नहीं रखो, स्टोर अच्छे से करो, ये एक प्रिवेंशन है। ओआरएस कंजम्पशन, ओआरएस मतलब बेटा जब डायरिया होता है, जब डिसेंट्री होगा तब क्या होता है कि बहुत वीकनेस आ जाती है बॉडी में, है ना, बहुत वीकनेस आ जाती है, हुआ होगा, पता होगा कि बॉडी वीक हो जाती है, बेड से उठने का मन नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, तो क्यों होता है ये कि बॉडी में वीकनेस आ गई। तो वो वीकनेस को कैसे क्योर करेंगे, वो वीकनेस आ गई तो कैसे क्योर करेंगे, ओआरएस होता है बेटा। ओआरएस जब लेंगे मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, ओआरएस जब हम लेंगे, टेस्टी होता है, खाया होगा पिया होगा कभी, तो ऑरेंज कलर का ओआरएस होता है ना, तो वो क्या होता है जब हम लोग पियेंगे तब क्या होगा कि हमारी बॉडी में एनर्जी रीगेन होते जाएगी, बॉडी वीक फील नहीं करेंगे, तो ऐसे कर सकते हैं प्रिवेंट एंड क्योर। नेक्स्ट इज कॉलेरा, नेक्स्ट इज कॉलेरा, उसका पैथोजन क्या है, विब्रियो कॉलेरी, क्या है ये, विब्रियो कॉलेरी, एंड विब्रियो कॉलेरी क्या है, इट इज अ बैक्टीरियम, क्या है बेटा, इट इज अ बैक्टीरियम, बैक्टीरियम मतलब बैक्टीरिया, कुछ अलग नहीं है बेटा, ये कुछ अलग नहीं है,
कुछ अलग नहीं है। क्या है ये? कॉलेरा किससे होगा? पैथोजन कौन सा है? विब्रियो कॉलेरी। और विब्रियो कॉलेरी क्या है? इट इज अ बैक्टीरिया। अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, जो हमारा फर्स्ट वन शॉट वीडियो था, उसमें देखा था जो फर्स्ट चैप्टर में कि बैक्टीरियाज क्या है, वायरसेस क्या है। वो अगर नहीं देखा ना, फर्स्ट चैप्टर अच्छे से क्लियर नहीं, तो पहले वो देख लो, फिर पता चल जाएगा कि बैक्टीरिया क्या है। इसको बैक्टीरिया में क्लासिफाई किया, इनको वायरस में क्लासिफाई किया। ये सारे क्लासिफिकेशन फर्स्ट में पढ़े हमने। मोड ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कैसे होगा? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, इसका भी सेम है। देखो यहाँ पे और यहाँ पे क्या है? सेम है। कैसे होगा? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, खराब खाना खाने से या खराब पानी पीने से हमें क्या हो सकता है? कॉलेरा हो सकता है। अभी सिम्टम्स क्या है? वॉमिटिंग होगी, उल्टिया होगी, सीवियर डायरिया मतलब लूज मोशंस हो जाएंगे, क्रैम्प्स इन लेग्स, पैर बहुत दुखेंगे, क्रैम्प्स आएंगे लेग्स में, पैर बहुत दुखेंगे। ये क्या है बेटा? ये सिम्टम्स है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? ट्रीट कैसे कर सकते हैं? फॉलोइंग हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, है ना, हाइजीन रहो, खाने को कवर करो, पानी को कवर करो, ये सारी एक हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, हाथ धो के खाओ, ये सारे हाइजीनिक प्रैक्टिसेस है। अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड, मतलब जहां पे ओपन प्लेस पे फूड है, बाहर ऐसे जो लारी लगा के बैठते हैं, वहां पे आप जब जाते हो, वहां पे बड़ा मजा आता है खाने में, तो वो जो ओपन प्लेसेस का फूड है वो अवॉइड करो। स्पेशली जब वेदर ऐसा है कि बहुत ज्यादा बारिश है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस है, बहुत ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं, तो एटलीस्ट उस टाइम पे तो एटलीस्ट क्या करो कि वो सारा खाना अवॉइड करो। ओपन प्लेसेस ओपन प्लेसेस का जो खाना होता है वो अवॉइड करो। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी पियो। वैक्सीनेशन अगेंस्ट कॉलेरा, इनकी एक वैक्सीन लगती है बेटा, वो वैक्सीन ले लो, वो वैक्सीन जरूरी होती है, सबको लगती है। वैक्सीनेशन अगेंस्ट कॉलेरा, कॉलेरा के अगेंस्ट वैक्सीनेशन ले लो। ठीक है, कितने हो गए? 4 पढ़ लिया। अभी नेक्स्ट इज टाइफॉइड। नेक्स्ट इज टाइफॉइड किससे होगा? सैल्मोनेला टाइफी। किससे होगा बेटा टाइफॉइड? सैल्मोनेला टाइफी। दिस इज ऑल्सो बैक्टीरियम, ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो अ बैक्टीरियम। मोड ऑफ इन्फेक्शन, कैसे इन्फेक्शन होगा? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, जो खराब खाना खाते हैं, खराब पानी पीते हैं, वही सेम है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है। सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या है? एनोरेक्सिया, मैंने पहले बता दिया था। हेडेक, सर दर्द होगा, हेडेक होगा। रैश ऑन एब्डोमेन, जो एब्डोमिनल एरिया है वहां पे रैशेस आ जाएंगे, वहां पे रैशेस आ जाएंगे। डिसेंट्री, लूज मोशंस, फीवर अप टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या है? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। बेटा फीवर कभी सेल्सियस में नहीं होता, पता है ना? सेल्सियस में नहीं होता हमारी बॉडी का टेम्परेचर। फीवर हम कैसे मेजर करते हैं? फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में मेजर करें तो इतना ज्यादा फीवर हो जाएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट का फीवर हो जाएगा। तो ये क्या है? ये टाइफाइड के सिम्टम्स है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे? ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, क्लीन वाटर पियो। वैक्सीनेशन, यहाँ पे भी अगेन वैक्सीन लगाओ। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज, जो बेटा जो वेस्ट होता है, जो यूरिन वेस्ट होता है, जो सारे वेस्ट होते हैं, वो जो सुवेज होता है उसको हम सुवेज बोलते हैं। जो यूरिन का वेस्ट है, जो वॉशरूम वेस्ट है सारे, वो उनका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, खुले नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी ओपन। अगर ओपन रहेगा तो क्या होगा? टाइफाइड के चांसेस हाई है। प्रॉपर डिस्पोज होने चाहिए। ठीक है, ये सारे क्या है? इन्फेक्शियस डिजीजेज है। नेक्स्ट इज डेंगू। नेक्स्ट इज डेंगू। सुना होगा, हुआ होगा, हुआ नहीं होगा तो किसी ना किसी को तो देखा होगा कि किसी को डेंगू हुआ है तो कैसे बुरा हाल हो जाता है बेचारे का, कैसे बुरा हाल हो जाता है। तो डेंगू किससे होगा? मिस्टर मस्किटो। कौन करेगा डेंगू? मस्किटो। क्या मस्क्यूटो डेंगू करते हैं? हाँ और नहीं भी, मस्क्यूटो डेंगू करेंगे। ठीक है, मस्क्यूटो ट्रांसफर करेंगे वायरस को, बट एक्चुअली मस्क्यूटो नहीं है कि मस्क्यूटो लाके काटा, इसलिए मस्क्यूटो के अंदर जो मच्छर होता है, मच्छर के अंदर वायरस होता है। वो कहीं तो गंदी प्लेस पे जाएगा, ओपन प्लेसेस, यहाँ पे दिख रहा है ना, ऐसे ओपन पानी में जाएगा, वहां पे ब्रीड करेंगे, वहां पे रिप्रोड्यूस करेंगे। फिर क्या होगा? वहां से वायरसेस कलेक्ट करेंगे, उनकी बॉडी में लाएंगे, बट उनकी बॉडी अफेक्ट नहीं होगी, उनको कुछ नहीं होगा। बट जैसे ही वो हमें काटेंगे, जैसे ही हमें काटेंगे, हमें क्या होगा? हमें डेंगू होगा, मलेरिया होगा। तो ऐसे ट्रांसमिट, मस्क्यूटो का काम करते हैं, मच्छर का क्या काम है? एज अ कैरियर एक्ट करते हैं, वायरस को कहीं से उठा के हमारी बॉडी में डालते हैं, वो सिर्फ कैरियर होते हैं। तो जैसे कि देखो, कौन कैरियर है? पैथोजन क्या है इसका? किसकी वजह से होगा डेंगू? डेन 14 वायरस, ये इंपॉर्टेंट है।
किससे होगा डेंगू? देन 1,4 वायरस, ये वायरस की वजह से होगा, बिलोंग टू टाइप फ्लैवीवायरस। एक टाइप है बेटा जिसके अंदर हम ये वायरस को पढ़ते हैं डिटेल में, वो फ्लैवीवायरस एक टाइप है फ्लैवीवायरस, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये डेन 1,4 वायरस। किससे होगा? डेन 1,4 वायरस। क्या होगा डेन 1,4 वायरस से? डेंगू होगा। मस्क्यूटोज अभी कैसे कैसे होगा? मस्क्यूटोज जो है दे विल ले द एग्स इन द वाटर लॉक्ड प्लेसेस एंड देयरबाय देयर पॉपुलेशन इंक्रीजेस, है ना, जहां पे पानी भरा हुआ है, जहां पे ऐसे पानी स्टैग्नेंट है, जहां पे पानी ऐसे ही कलेक्ट हो गया है, वहां पे क्या करेंगे जो मस्क्यूटोज है उनको मजा आएगा, उनका ब्रीडिंग ग्राउंड है, वो वहां पे जाएंगे, वहां पे रिप्रोड्यूस करेंगे, वहां पे रहेंगे और उनका नंबर मल्टीप्लाई होते जाएगा, ज्यादा होते जाएंगे। तो उस वजह से होगा, उस वजह से वो क्या करेंगे? स्प्रेड होंगे, वाटर लॉक्ड प्लेसेस जो है वहां पे उनके एग्स ले करेंगे एंड देयर बाय देयर पॉपुलेशन इंक्रीजेस, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, तो उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में लाना जरूरी है, उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में लाना जरूरी है ना। चाहिए कि हम लोग को डेंगू हो, मलेरिया हो, नहीं तो कैसे करेंगे? हमारे हाथ में है मैम, बिल्कुल तुम्हारे हाथ में, बिल्कुल तुम्हारे हाथ में। कैसे कंट्रोल करेंगे? जो वाटर लॉक्ड प्लेसेस है, जो बकेट खुली छोड़ दी है ऐसे, जो पानी का ग्लास ऐसे बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, जो पॉट्स होते हैं, है ना, जो पॉट्स है वही ऐसे पड़े हुए हैं, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, वहां पे नीचे पानी भरा हुआ है, तो ये सारी चीजें अवॉइड करनी है, तो उनको ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं मिलेगा, वो ज्यादा नहीं मल्टीप्लाई हो पाएंगे, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो कम मल्टीप्लाई होंगे, तो कम होंगे और चांसेस कम होंगे। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स क्या है जब डेंगू होगा किसी इंसान को, तब उसको क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे? पता तो होना चाहिए कि क्या हो रहा है। फर्स्ट इज एक्यूट फीवर, फीवर आएगा बेटा। क्या होगा? नॉर्मली स्टार्टिंग कैसे होती है? फीवर से ही होती है, स्टार्टिंग कैसे होगी? फीवर से। अभी हर टाइप का फीवर डेंगू नहीं हो सकता, हर टाइप का फीवर डेंगू का फीवर नहीं है, तो स्टार्टिंग सिर्फ इससे हमें पता नहीं चलेगा कि किसी को डेंगू हुआ है, और सिर्फ फीवर आ रहा है तो नॉर्मल फीवर भी हो सकता है ना, तो इसलिए दिया है कि एक्यूट फीवर। उसके बाद भी सिम्टम्स है, हेडेक होता है, हेडेक होने लग जाएगा, फीवर आएगा, हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगी, उल्टी होगी, उल्टियां होना स्टार्ट हो जाएगा। पेन इन आई सॉकेट, कहाँ पे पेन होगा? आई सॉकेट में। सॉकेट मतलब क्या? ये जो आईज है इसके जो अराउंड यहाँ पे जो एरिया है, ये जो एरिया है बेटा, उसको ही हम क्या बोलते हैं? उनको ही, जिसके अंदर आईज है, जिसके अंदर आईज प्लेस्ड है, तो ये जो एरिया है ये बहुत दुखता है, ये बहुत दुखेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? वहां पे पेन हो रहा है, मतलब कहाँ पेन हो रहा है? पेन इन आई सॉकेट। और ये सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम्स है। डॉक्टर के पास जाओगे, फीवर है, हेडेक है, ओके बोलेगा, ठीक है चलो मेडिसिन दे दी। फिर अगर आप बोलोगे कि सर मुझे तो ना इधर भी दुख रहा है, यहाँ पे भी पेन हो रहा है, तो क्या बोलेंगे कि ठीक है फिर भी मेडिसिन देंगे और फिर सजेस्ट करेंगे कि एक बार आप टेस्ट कर लो, एक बार आप टेस्ट कर लो। मतलब ये प्रोमिनेंट सिम्टम है कि मोस्टली, ऐसा नहीं है कि पेन हो रहा है सॉकेट में, नॉर्मली भी हो सकता है। अगर कल उठ के थोड़ा सा पेन हो रहा है, ऐसे मत बोलना मुझे डेंगू है, ऐसा नहीं है कि हर बार जब आई सॉकेट में पेन होता, उसके साथ साथ भी दूसरे सिम्टम्स दिखते हैं, बट ये एक प्रोमिनेंट सिम्टम है कि ये होता ही होता है, आई सॉकेट में पेन होता है। डिजीज डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट्स, जैसे बेटा हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वैसे प्लेटलेट्स भी होते हैं, प्लेटलेट्स भी ब्लड का पार्ट है, बॉडी का पार्ट है, तो वो डिक्रीज हो जाते हैं, वो क्या हो जाएंगे? धीरे 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 कम होना स्टार्ट कर देंगे। दैट में लीड टू इंटरनल हैमरेज, मतलब क्या होगा? इंटरनली हैमरेज होगा। फिर सुना है ना, कभी सुना होगा कि इसको हैमरेज हुआ है, इंटरनल ब्लड लॉस होने लग जाएगा, इंटरनल हैमरेज। हैमरेज मतलब ही क्या? ब्लड लॉस होना, ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड लॉस होने लग जाएगा, उसको ही बोलेंगे इंटरनल हैमरेज हुआ है। तो ये सारे सिम्टम्स दिखेंगे डेंगू के पेशेंट में। कैसे प्रिवेंट करेंगे? कैसे प्रिवेंट करेंगे? वाटर स्टोरेज एंड कलेक्शन शुड ऑलवेज बी डन इन क्लोज्ड वेसल्स। अभी अभी बताया, जो वेसल्स है, जो बर्तन है, उनको ढक के रखा करो, उनको क्लोज्ड रखो, ठीक है, ये एक प्रिवेंशन है। पॉटेड प्लांट शुड हैव प्रॉपर ड्रेनेज टू अवॉइड कलेक्शन ऑफ वाटर इन द पॉट्स। जो पॉट्स होते हैं, जैसे हमारे जो पॉट्स है उसके नीचे हम कोई कलेक्शन रखते हैं, तो यहाँ पे जो पानी भर जाता है वो भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं भरना चाहिए, वो भी एक ब्रीडिंग ग्राउंड हो जाएगा मस्किटो के लिए, तो वो भी अवॉइड करना है। पेस्टिसाइड शुड बी यूज अगेंस्ट मस्किटोज, पेस्टिसाइड्स यूज करने हैं मस्किटोज के अगेंस्ट एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा मस्किटोज हो गए, तो ये जो पर्सन कर रहा है ना, ही इज स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, मतलब पेस्टिसाइड्स जब स्प्रे करेंगे तो क्या होगा? डेंगू मच्छर जो होंगे वो किल हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। तो अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मस्किटोज की, बहुत ज्यादा त्रास है मस्किटोज का, क्या कर सकते हैं हम? पेस्टिसाइड्स स्प्रे कर सकते हैं।
ठीक है, तो ऐसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके आगे और भी है, इसके आगे और भी है, यस, इसके आगे है मलेरिया। ठीक है, डेंगू में, डेंगू के जैसा ही, जैसे डेंगू मच्छर से होता है वैसे मलेरिया भी किससे होगा बेटा, मलेरिया भी मच्छर से होगा। मलेरिया इज स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मलेरिया कौन स्प्रेड करेगा बेटा, फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो। किसकी वजह से होगा, फीमेल, मेल नहीं होगी क्या, नहीं मेल नहीं होते, मेल नहीं स्प्रेड करेंगे। कौन स्प्रेड करेगा, फीमेल स्प्रेड करेंगे। फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो जो है इट विल स्प्रेड मलेरिया। एलिफेंटाइटिस, ये मलेरिया भी एक डिजीज है बेटा, एलिफेंटाइटिस भी एक डिजीज है। वो कौन स्प्रेड करेगा, मतलब एलिफेंटाइटिस में क्या होता है बेटा, लेग स्वेल हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, तो उसको ही हम एलिफेंटाइटिस, डिटेल में नहीं पढ़ना, बट एलिफेंटाइटिस में लेग स्वेल हो जाते हैं। तो किसकी वजह से होगा, फीमेल क्यूलिक्स मस्क्यूटो। किसकी वजह से होगा, फीमेल क्यूलिक्स मस्क्यूटो। हाँ बेटा, ये भी फीमेल स्प्रेड करेंगे, वो भी फीमेल स्प्रेड करेंगे, ये भी फीमेल ही स्प्रेड करेंगे। मलेरिया कौन स्प्रेड करेगा, फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो। और जो एलिफेंटाइटिस है वो कौन स्प्रेड करेगा, फीमेल क्यूलिक्स मस्क्यूटो। ठीक है, अभी जो एनोफिलिस अभी कहाँ पे रहते हैं, किसी किसी को अच्छा पानी पसंद है, किसी किसी को खराब पानी पसंद है ना। तो जो फीमेल एनोफिलिस और एडीज मस्क्यूटो, एडीज से क्या होगा बेटा, डेंगू। एडीज से क्या होगा, डेंगू। जो फीमेल एनोफिलिस और एडीज मस्क्यूटो है वो, उनको अच्छा पानी पसंद है, वो क्लीन वाटर में मल्टीप्लाई करेंगे, क्लीन वाटर में ब्रीडिंग करेंगे, उसमें ग्रो होंगे। बट जो क्यूलिक्स मस्क्यूटो है उसको पसंद है गंदा पानी, उसको क्या पसंद है, सुएज वाटर, जो खराब पानी है, जो नाले वाला पानी होता है, उनको वो पानी पसंद है। तो जो फीमेल क्यूलिक्स मस्क्यूटो है वो कहाँ पे, फीमेल नहीं मतलब जो जनरली क्यूलिक्स मस्क्यूटो है वो कहाँ पे रहते हैं, वो मोस्टली पाए जाते हैं सीवेज वाटर में। और जो एनोफिलिस और एडीज मस्क्यूटो है, एनोफिलिस और एडीज मस्क्यूटो कहाँ पे ब्रीड करेंगे, इन क्लीन वाटर। तो ये भी याद रखना है कि कौन से है जो क्लीन वाटर में ब्रीड करेंगे और कौन से है जो डर्टी वाटर में, मतलब सुएज वाटर में ब्रीड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट इज स्वाइन फ्लू। सुना होगा, अपने पेरेंट्स से सुना होगा बेटा, रिसेंटली मतलब जब तुम लोग छोटे छोटे थे ना, जब तुम लोग छोटे छोटे थे तभी ये वायरस हुआ था, मोस्टली तभी स्प्रेड हुआ था बहुत ज्यादा। तो पेरेंट्स को पूछना, उनको अच्छे से, वो लोग पूरी हिस्ट्री बताएंगे कि स्वाइन फ्लू में क्या क्या हुआ था, उनको जरूर से याद होगा। स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू क्या होगा बेटा, इट इज कॉज बाय वायरस इन्फ्लुएंजा। कौन सा वायरस से होगा, इन्फ्लुएंजा ए, H1N1। नाम याद रखना है, वायरस का नाम याद रखना है, कौन सा है, इन्फ्लुएंजा ए, H1N1 वायरस से क्या होगा, स्वाइन फ्लू होगा। इन्फेक्शन कैसे होगा, स्वाइन, स्वाइन मतलब, स्वाइन क्या है, स्वाइन मतलब जो पिग्स होते हैं ना बेटा, जो पिग्स होते हैं वही स्वाइन, उनको ही हम स्वाइन बोलते हैं। तो इन्फेक्शन फॉर स्वाइन फ्लू अकर्स थ्रू पिग्स, पिग्स से होगा। और जैसे पिग्स से हमें होगा वैसे ही क्या होगा, ह्यूमंस भी एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे। जैसे कोरोना स्प्रेड होता था ना, जैसे कोरोना स्प्रेड होता था वैसे ही स्वाइन फ्लू स्प्रेड होता था। वायरस ऑफ स्वाइन फ्लू आर स्प्रेड थ्रू सिक्रीशंस ऑफ नोज, है ना, जिनको आदत होती है निकाल के ऐसे, तो वो क्या है, वो सिक्रीशंस ऑफ नोज, उसकी वजह से स्प्रेड होगा। थ्रोट, जैसे गले में म्यूकस होता है ना, कफ होता है, तो किसी किसी को आदत होती है कि स्पिट कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी होगा। एंड सलाइवा, सलाइवा तो सबको पता है, जो मुंह में होता है वो क्या है, सलाइवा। तो किसकी वजह से होगा, सिक्रीशंस ऑफ नोज, थ्रोट एंड सलाइवा। इसकी वजह से क्या हो सकता है, स्वाइन फ्लू स्प्रेड हो सकता है। अभी डायग्नोस कैसे करेंगे, जैसे कोरोना में डायग्नोसिस होता था, डायग्नोस करना मतलब क्या बेटा, कि उस पर्सन को हुआ है, वो डिजीज है या नहीं है ये पता करना, है ना, वो डिजीज है या नहीं है ये पता करना। जैसे कोरोना में तुम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि थ्रोट से या फिर नोज से, डीप से हमारा म्यूकस लेते थे, है ना, इसी वे में कुछ तो म्यूकस लेते थे, फिर देखते थे, लेबोरेटरी टेस्ट होते थे, वैसे ही उसको ही बोलेंगे डायग्नोस करना। वैसे ही किसमें डायग्नोस होगा, वैसे ही स्वाइन फ्लू में होती है डायग्नोसिस। फॉर डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू, लिक्विड फ्रॉम थ्रोट ऑफ पेशेंट, कहां से, थ्रोट से, डीप से, थ्रोट से लेंगे लिक्विड फ्रॉम थ्रोट ऑफ पेशेंट, इज सेंट इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में जाके फिर हम पता कर सकते हैं कि इसको स्वाइन फ्लू है कि नहीं। डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन नेशनल इंस्टीट्यूट, ये याद रखना है बेटा, ये याद रखना है, कहाँ पे हो सकता है इनका डायग्नोसिस, उनकी फैसिलिटीज कहाँ पे अवेलेबल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, NIV,
कहाँ पे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? पुणे में प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है? पुणे में प्रेजेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज मतलब ही NICD कहाँ पे प्रेजेंट है? दिल्ली में प्रेजेंट है। ये दोनों नाम याद रखने हैं कि जब स्वाइन फ्लू का डायग्नोसिस कहाँ पे ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल है। एक तो अवेलेबल है NIV पुणे में और दूसरा अवेलेबल है NICD दिल्ली में। ठीक है, अभी सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स स्वाइन फ्लू के, पहले तो प्रॉब्लम होगी, डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी बेटा? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। नेक्स्ट इज सोर थ्रोट एंड बॉडी पेन्स। सोर थ्रोट मतलब क्या? गले में खराश होती है, जैसे सर्दी होती है तो वैसे खरखर ऐसे फील होता है ना गले में, कुछ तो खांसी आती है, सोर लगता है, सोरनेस आती है गले में, उसको ये सोर थ्रोट बोलेंगे। और बॉडी पेन, बॉडी में पेन होगा। क्या होगा बेटा? बॉडी में पेन होगा। ठीक है, ये हो गया स्वाइन फ्लू के बारे में। स्वाइन फ्लू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज एड्स। एड्स क्या है बेटा? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है फुल फॉर्म एड्स का? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। याद रखना है एड्स का फुल फॉर्म। और ये कंसेप्ट बेटा ओवरऑल भी एड्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसमें से क्वेश्चन आएगा, लिख के लो, इसमें से क्वेश्चन आएगा। इसमें से बड़े आंसर्स में, शॉर्ट आंसर्स में, फिल इन द ब्लैंक में। ये टॉपिक ऐसा है कि कभी एग्जामिनर स्किप नहीं करेगा। ये टॉपिक फेवरेट टॉपिक है, इसमें से 110% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इससे क्या होगा? तो पहले कौन कॉज करेगा एड्स को? HIV वायरस। कौन सा वायरस? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। नाम याद रखना है मैम, बिल्कुल याद रखना है बेटा, बिल्कुल याद रखना है। क्या नाम है? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, नाम याद नहीं होते तो मैं वापस बोल रही हूँ, 5-6 बार लिखो, 10 बार लिखो, लिख के लर्न करो। नाम थोड़े डिफिकल्ट है बट प्रैक्टिस के साथ आ जाएंगे। ठीक है, किससे होगा? HIV वायरस से होगा। सिम्टम्स क्या होंगे? इन दिस डिजीज, इस डिजीज में विक्टिम के साथ क्या होगा? Victim suffers from various diseases due to progressive weakening of natural immunity. क्या होगा बेटा? ओवरऑल जो विक्टिम है उसको क्या हो रहा है? उसकी ओवरऑल इम्यूनिटी कम हो रही है। मतलब ओवरऑल उसकी इम्यूनिटी कम होगी तो उसको एक नहीं बहुत सारे डिजीजेस होंगे। तो मतलब अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ तो अगर कोई मेरे बाजू में, उसको थोड़ा भी इन्फेक्शन है ना, मुझे चांसेस है। किसी को कुछ भी हो रहा है ना, मुझे हाई चांसेस है। मुझे डायबिटीज के हाई चांसेस है, मुझे ब्लड प्रेशर के हाई चांसेस है। मतलब जिसको एड्स हो रहा है, जिसको एड्स हुआ है, उसको 100% चांसेस है कि उसको एक नहीं बहुत सारे डिजीज होंगे। मतलब एक ही इंसान एक इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा? एक ही वायरस की वजह से उसकी पूरी इम्यून सिस्टम पता है ना, जो कैपेसिटी होती है बॉडी की फाइट करने की अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस, उसको ही इम्यूनिटी बोलते हैं। उसकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाएगी। उसको हर एक डिजीज, मतलब बहुत सारे डिजीजेस होंगे। सिम्टम्स ऑफ एड्स आर पर्सन स्पेसिफिक, है ना। अभी ऐसा है कि इम्यूनिटी ही लोअर हो रही है तो हम नहीं बोल सकते, किसी में कुछ और सिम्टम्स होंगे। अगर किसी को फीवर आ गया बहुत ज्यादा, हाई फीवर क्योर नहीं हो रहा है, किसी को डायबिटीज हो गई, किसी को और कुछ सिम्टम्स है, तो वो पर्सन स्पेसिफिक होंगे। मतलब हर एक पर्सन के अलग अलग सिम्टम्स होंगे, स्पेसिफिक सिम्टम्स होंगे। क्योंकि इसका मेन रीजन क्या है? ये क्या करता है वायरस? इम्यूनिटी लोअर करता है। अब इम्यूनिटी इतनी कम है कि किसी को कुछ भी हो सकता है, तो वो पर्सन स्पेसिफिक सिम्टम्स है। डायग्नोसिस, कैसे डायग्नोस होगा? Diagnosis of AIDS can be confirmed without tests in medical laboratories. ELISA test is used for its proper diagnosis. कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? ELISA टेस्ट, ELISA टेस्ट यूज करेंगे किसके लिए? डायग्नोस करने के लिए कि उसको एड्स है, उस पर्सन को एड्स है या फिर नहीं है। कैसे प्रिवेंट करेंगे? चेक ब्लड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। कैसे प्रिवेंट करेंगे? किसी को एड्स है, आपको एड्स ना हो,
किसी को एड्स है, आपको ना हो, कैसे प्रिवेंट करेंगे? जो ब्लड होगा बेटा, ब्लड जैसे मैंने बोला कि ब्लड ट्रांसफर करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, हम ब्लड डोनेट करते हैं, तो वो चेक करना है हमेशा। अगर आप में किसी का ब्लड ट्रांसफर हो रहा है तो देखना है कि वो ब्लड प्योर है क्या, उसमें कुछ सिम्टम्स नहीं है, कुछ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स तो नहीं है उस ब्लड में। वैसे ही हमें क्या यूज करना है? प्योर ब्लड। तो पहले चेक करना है ब्लड कि वो ट्रांसफ्यूजन करने से पहले ब्लड अच्छा है या इन्फेक्टेड ब्लड है। अवॉइड शेयरिंग और यूजिंग ऑफ सेम नीडल्स, मैंने बताया नीडल्स सेम यूज नहीं करनी चाहिए, सिरिंजेस सेम यूज नहीं करने चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। बेटा एक तो है ना, लोग बहुत गलत ये इस एड्स को बहुत ज्यादा हाइप बना के रखा है कि आप किसी के बाजू में भी खड़े हो रहे हो तो आपको एड्स हो रहा है। तो बेचारे जो इनको होता है, जो पर्सन सफरिंग है एड्स में, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ड्यू टू दिस मेंटालिटी। इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाया है कि एड्स जो है इस वजह से ट्रांसफर होगा। ऐसे कुछ रीजन है जिनकी वजह से ट्रांसफर होगा। अगर जिनको एड्स है वो आपके बाजू में आके रुक गया डायरेक्टली तो उसको नहीं होगा, आपको नहीं होगा। तो यहाँ पे बहुत गलत लोग मान के बैठे हैं, गलत थिंकिंग है लोगों की कि एड्स इस वजह से, सिर्फ बाजू में रुकने से ट्रांसफर हो जाएगा। उनके हाथ से खाना भी नहीं खाते, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि उनके हाथ से खाना भी नहीं खाएंगे। तो वो सारे रीजन, ये जो रीजंस है, ये रीजंस है जिसकी वजह से होगा। नॉर्मली ऐसे ही नहीं होता ट्रांसफर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़े। यस, नेक्स्ट इज बेटा इन्फेक्शन थ्रू एनिमल्स। अभी एनिमल्स की वजह से भी हमें कुछ डिजीजेस हो सकते हैं, एनिमल्स की वजह से भी डिजीजेस हो सकती है, इन्फेक्शन ट्रांसफर हो सकते हैं। तो कैसे? फर्स्ट इज रेबीज, बहुत कॉमन है। फर्स्ट इज रेबीज, सुना होगा है ना। रेबीज क्या है? नहीं सुना होगा तो देखो क्या है, वायरल डिजीज है। इट इज अ वायरल डिजीज, ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग, रैबिट, मंकी, कैट एक्सेट्रा। ये जो एनिमल्स है बेटा, वो जो आप देखते हो कभी कभी ऐसे स्ट्रीट पे आप जा रहे हो, रास्ते पे जा रहे हो, और कोई डॉग्स जो होते हैं जो नॉर्मल नहीं दिखते, उनके मुंह से कभी सलाइवा गिरते रहता है, वो नॉर्मल नहीं दिखते, तो उनको क्या है, वो इन्फेक्टेड है। तो अगर वो इन्फेक्टेड, सारे ऐसे नहीं होंगे, ठीक है, सारे ऐसे नहीं होंगे, बड़े प्यारे एनिमल्स है, सारे ऐसे नहीं होते, ठीक है। जो इन्फेक्टेड डॉग है उनकी बॉडी से वो जब आपको बाइट करेंगे, इन्फेक्टेड डॉग है, रैबिट है, मंकीज है, कैट्स है, दूसरे एनिमल्स जो इन्फेक्टेड है, जिनकी बॉडी में वो वायरस है, अगर वो आपको बाइट कर रहे हैं, इफ दैट एनिमल इज बाइटिंग यू, आपको रेबीज हो सकता है। वायरस एंटर्स द ब्रेन वाया न्यूरॉन्स। वायरस कैसे एंटर करेगा? ब्रेन। न्यूरॉन्स मतलब बेटा ऐसे होते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स मतलब क्या? न्यूरॉन्स मतलब हमारे जो नर्व्स है उसको ही हम क्या बोलते हैं? ये है न्यूरॉन्स। ये क्या बेटा? दिस आर द न्यूरॉन्स, ठीक है। तो वायरस कैसे एंटर करेगा? डायरेक्टली वायरस ब्रेन को इन्फेक्ट करेगा। कहाँ पे इन्फेक्शन होगा? ब्रेन में। कैसे इन्फेक्शन होगा? जैसे ही सारे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वैसे ही ये इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफर होगी। और कैसे वायरस जाएगा? थ्रू न्यूरॉन्स। वाया मतलब थ्रू न्यूरॉन्स, ठीक है। रेबीज इज अ फेटल डिजीज, बहुत डेंजरस डिजीज है। हाउएवर फर्टिलिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय टाइमी वैक्सीनेशन बिफोर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। जैसे ही सिम्टम्स दिखने लगे, सपोजिंग मानो कि किसी डॉग ने आपको काटा, बट उनके सिम्टम्स, यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ लो, सिम्टम्स स्टार्ट टू अपीयर विद इन 90 to 175 डेज ऑफ डॉग बाइट। इतने ज्यादा दिन लगते हैं, 90 से 175 डेज लगते हैं कि जब रेबीज होता है उनके सिम्टम्स इतने ज्यादा दिन के बाद बॉडी में विजिबल होते हैं। बट सपोज अभी ये पॉइंट पे आता है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? टाइमली वैक्सीनेशन ले लो। कब? जब हमें पता है कि हमें डॉग बाइट हुआ है एंड इट्स नॉट नॉर्मल, इट इज इन्फेक्टेड, तब भी ही वैक्सीनेशन ले लो। ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स मतलब कि सिम्टम्स ज्यादा विजिबली दिखने लग जाए, सिम्टम्स हमारी बॉडी पे हावी हो जाए, सिम्टम्स ज्यादा हो जाए, उसके पहले ही वैक्सीनेशन ले लो। दैट इज अ क्योर, दैट इज अ प्रिवेंशन। सिम्टम्स ऑफ रेबीज क्या क्या दिखता है? सिम्टम्स कैसे दिखेंगे? रेबीज होने के बाद क्या क्या होगा? फीवर आएगा, हाई फीवर होगा, हाई 2 to 12 वीक्स, इतना ज्यादा, इतना कांस्टेंट प्रोलॉन्ग्ड फीवर रहता है बॉडी में, 2 to 12 वीक्स। एक्सेजरेशंस इन बिहेवियर, एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है, एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है। पर्सन डजंट सीम नॉर्मल, उसको अचानक से गुस्सा आने लग जाएगा, हर एक चीज पर ओवर रिएक्ट करेगा, उसका बिहेवियर बहुत चेंज होने लग जाएगा। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया ये क्या होता है मैम? पहली बार सुना है। हाइड्रोफोबिया, हम लोग अगर
टू पार्ट्स में डिवाइड करें। हाइड्रो मतलब होता है बेटा वाटर, हाइड्रो मतलब क्या, वाटर, और फोबिया मतलब फीवर, फोबिया मतलब क्या बेटा, फीवर। हाइड्रोफोबिया मतलब उनको लिटरली लेजिट पानी से डर लगता है। सोचो किससे डर लगता है, दे हैव अ फियर ऑफ वाटर, उनको पानी से डर लगने लगता है, उनको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम कि उनको हो जाता है, हाइड्रोफोबिया दिखता है उनमें। ठीक है, ये सिम्टम्स क्या है, फीवर आएगा 2 से 12 वीक्स तक, एक्सेजरेशंस इन बिहेवियर, बिहेवियर चेंज होने लग जाएगा, एग्रेसिव हो जाएंगे, हाइड्रोफोबिया होगा, हाइड्रोफोबिया मतलब पानी का डर, फियर ऑफ वाटर, हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आते हैं नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस इतने थे जिसे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, अब है नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, मतलब किसी और से नहीं मिल रहा है, हमें कहीं और से नहीं आ रहे, हम सोली खुद रिस्पॉन्सिबल है वो सारे डिजीजेस के, हमारी बॉडी, हमारी लाइफस्टाइल, हमारी हेल्थ, ये सारी चीजें खुद रिस्पॉन्सिबल है ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस के। तो क्या है नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, क्या है, diseases which do not occur through infections and body contacts are called non-infectious diseases। उनको ही हम क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शियस। जो बॉडी कांटेक्ट से नहीं होगी, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होगी, उनको ही क्या बोलेंगे बेटा, उनको ही बोलेंगे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। फर्स्ट इसमें पढ़ना है कैंसर। फर्स्ट क्या पढ़ना है, कैंसर। कैंसर बहुत आजकल तो बहुत लोगों में बहुत विग्रसली बहुत ज्यादा देखने मिल रहा है कैंसर। तो कहीं ना कहीं आप आजू बाजू कहीं ना कहीं देखोगे, आपके रिलेटिव्स में, नेबर्स में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कैंसर होगा, बहुत प्रोमिनेंट है कैंसर। क्या है कैंसर, अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। जो सेल का ग्रोथ होता है बेटा वो एबनॉर्मल होता है, सेल जो होते हैं वो एबनॉर्मली, जैसे हमें पता है कि एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड करेगा, है ना, एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड करेगा, तो उनका जो डिवीजन है ये इन्फेक्टेड सेल है, ये इन्फेक्टेड सेल है, ये इन्फेक्टेड सेल और इन्फेक्टेड सेल्स बनाएगा। उनका जो ग्रोथ है, जो डिवीजन है वो क्या है, बहुत ज्यादा एंड एबनॉर्मल सेल का डिवीजन होता है। ग्रुप और लंप ऑफ कैंसरस सेल्स, ग्रुप और लंप ऑफ कैंसरस सेल्स, इनको हम बोलते हैं बेटा मैलिग्नेंट ट्यूमर। क्या बोलेंगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। क्या है, जैसे ही बहुत सारे कैंसरस सेल्स एक साथ आ जाएंगे, बहुत सारे कैंसरस सेल्स, इसको हम बोलेंगे ग्रुप बन जाता है या फिर लंप बनेगा, इसको ग्रुप या फिर लंप बोलेंगे। जो एक साथ बहुत सारे सेल्स आ जाएंगे उनको बोलते हैं ना ग्रुप है ये, या फिर लंप है, वो एक साथ लंप है, उसको हम क्या बोलेंगे, इनको ही हम बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्या बोलेंगे बेटा, मैलिग्नेंट ट्यूमर। किसको बोलेंगे, जो ग्रुप या फिर लंप्स हो जाते हैं कैंसरस सेल के, उसको ही बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। कैंसर कैन अकर इन वेरियस ऑर्गन्स, लाइक कहाँ पे हो सकता है, मोस्टली बहुत ज्यादा ऑर्गन्स में दिखने मिलता है, जैसे लंग्स में होता है, माउथ में होगा, टंग कैंसर होता है, स्टमक में भी होता है, ब्रेस्ट में यूजुअली विमेन्स में देखने मिलता है, जो ब्रेस्ट कैंसर होता है इट इज यूजुअली सीन इन विमेन। यूट्रस में होगा, स्किन टिश्यूज लाइक ब्लड में भी होता है। ये सारे जो ऑर्गन्स है, ये सारे जो ऑर्गन्स है, इसमें हमें कैंसर विजिबल है, इसमें कैंसर दिखने मिलता है। किसी को लंग कैंसर होगा, किसी को ब्रेस्ट कैंसर होगा, किसी को ब्लड कैंसर होगा, ये सारे क्या है, कैंसर यहाँ पे ऑर्गन्स में हो सकता है कैंसर। सिम्टम्स, क्या है सिम्टम्स, धीरे धीरे उनके सिम्टम्स दिखते हैं, धीरे धीरे सिम्टम्स दिखेंगे और ज्यादा धीरे धीरे बढ़ते भी जाएंगे सिम्टम्स उनके। तो सिम्टम्स क्या है, क्रॉनिक कफ, क्रॉनिक मैंने बताया था बहुत ज्यादा कफ हो जाता है, क्रॉनिक कफ हो जाता है, क्रॉनिक कफ होगा। हॉर्स वॉइस में प्रॉब्लम आएगी, खर खर ऐसे आवाज आएगा, खर खर वॉइस में आवाज आता है थोड़ा। डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, जब भी स्वॉलो करेंगे, जब भी कुछ खाएंगे तो उनको डिफिकल्टी होगी, पेन होगा, प्रॉब्लम होगी स्वॉलो करने में, मतलब खाना गले से नीचे उतारने में, स्वॉलो करने में क्या होगा बेटा, प्रॉब्लम होगा। इनक्यूरेबल स्कार एंड इन्फ्लेमेशन, ये एक मोस्ट प्रोमिनेंट है कि इनक्यूरेबल स्कार, मतलब अगर किसी को टंग कैंसर है, किसी को थ्रोट में है, माउथ में है, तो क्या होगा, वहां पे एक स्कार हो जाता है, एक स्कार या फिर अल्सर हम बोल सकते हैं। अल्सर सुना है क्या कभी, है ना, अल्सर, टोंड आना, ऐसा हम बोलते हैं कि टोंड आया है, तो वैसे ही अल्सर हो जाता है। तो वो अल्सर है बेटा, वो क्योर नहीं होता, वो अल्सर क्योर नहीं होता, वो कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, इनक्योरेबल होता है वो। स्कार और इन्फ्लेमेशन मतलब थोड़ी सी स्वेलिंग आ जाएगी, अल्सर आ जाएगा, और वो इनक्योरेबल है।
लम्प्स इन ब्रेस्ट, अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट में लम्प्स बन जाएंगे, मतलब ऐसे ही एक साथ सेल्स आ जाएंगे और उसके लम्प्स बन जाएंगे, उसको हम लम्प्स बोलते हैं। लम्प्स इन ब्रेस्ट, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, उनका वेट लॉस होने लग जाएगा। बॉडी में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतने एबनॉर्मल सेल्स ग्रो हो रहे हैं, तो उनका क्या एक प्रोमिनेंट सिम्टम एक दिखेगा कि वेट लॉस हो जाएगा उनका, धीरे 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 वेट कम होने लग जाएगा। कि अगर ऐसा हो रहा है, हर एक चीज ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें ही अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होगा, बाकी डिजीज में होता है, बट इसका एक सिम्टम है कि इसमें अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होता है। अनएक्सप्लेन्ड मतलब हमें पता नहीं है कि क्यों वेट लॉस हो रहा है, हमें समझ में नहीं आता। इनिशियल जब स्टेजेस होता है ना, तो सिर्फ दिखता है कि डे बाय डे जो पर्सन सफर कर रहा है उसका डे बाय डे धीरे 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 वेट कम होने लग गया, बट बेटा क्यों हो रहा है वो हमें इनिशियली स्टार्टिंग में पता नहीं चलता। फिर इसकी डायग्नोसिस होती है, फिर डायग्नोस करेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। रीजंस, ये तो सबको मोस्टली, इसमें से आधे रीजंस तो आपको पता होंगे कि ये सारे जो बैड हैबिट्स है, जो नो 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 कभी नहीं करने चाहिए लाइफ में, वो हैबिट्स है, उनसे होता है कैंसर। सपोज किसी को आदत है तो कंज्यूम टोबैको, गुटखा, किसी को स्मोक करने की आदत है, किसी को ड्रिंक करने की मतलब अल्कोहल कंजम्पशन की आदत है, लैक ऑफ फाइबर, ये सारे एक तो बैड हैबिट्स है ना। एक है कि जो तुम्हें तुम्हारी लाइफ में चेंज करना है, कि जो फाइबर्स बिल्कुल नहीं खाते, जो फाइबर्स बिल्कुल नहीं खाते, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिल्कुल नहीं खाते, उनको खाना है। आज से हैबिट बनाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, दे आर हेल्दी, उनमें फाइबर्स प्रेजेंट होता है। जैसे सपोज फाइबर मतलब क्या, फाइबर मतलब अगर आप ऑरेंज खा रहे हो, ठीक है, ऑरेंज खा रहे हो, किसी किसी को आदत होती है ऑरेंज जूस पी लेते हैं कि हमने तो ऑरेंज का जूस पी लिया, हम हेल्दी खा रहे हैं। नो, यू आर नॉट ईटिंग हेल्दी। ठीक है, ऑरेंज जूस इज हेल्दी, बट उसमें जो फाइबर पार्ट है, जो व्हाइट कलर का थ्रेड वाला पार्ट होता है, वो तो नहीं होता जूस में, वो तो नहीं होता ना, तो दैट इज फाइबर। तो जब भी फ्रूट्स खा रहे हो, अवॉइड ड्रिंकिंग जूसेस, और जैसे फ्रूट्स है वैसे खाओ, मतलब उनमें फाइबर्स प्रेजेंट होंगे। जितने ज्यादा फाइबर्स खाओगे उतनी बॉडी हेल्दी रहेगी। ठीक है, तो लैक ऑफ फाइबर कंटेंट, बॉडी में फाइबर का कंटेंट कम है। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ जंक फूड, आजकल तो हमें आदत है संडे टू संडे पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, बर्थडे है, पार्टीज है, जंक फूड खाएंगे। जंक फूड के बिना तो चलता नहीं है मैम, जंक फूड के बिना तो चलता नहीं है। ठीक है, मन कर जाता है, खाओ, कम खाओ ना, कम खाओ। इतना ज्यादा खाओगे तो फिर ये डिजीजेस होने के चांसेस है। ठीक है, एक्सेसिव कंजम्पशन, ऐसा नहीं बोला कि बिल्कुल बंद कर दो, कभी हाथ नहीं लगाना, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। फीलिंग समझ में आती है कि हाँ बाबा छोटे छोटे बच्चों मन कर जाता है, बट कम खाओ। क्या करो, अवॉइड ईटिंग लाइक इतना ज्यादा, जो एकदम बहुत जिनको हैबिट होते हैं कि रोज कुछ ना कुछ खाना है जंक, वैसे अवॉइड करो, वैसे अवॉइड करो। लॉन्ग टर्म में अभी सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी तो अच्छा जैसे चल रहे हो ना, अभी मस्त चलेगा, बट जब एक एज क्रॉस करोगे धीरे धीरे सिम्टम्स दिखेंगे, धीरे धीरे बॉडी रिएक्शन शो करेगी। अभी जो खा रहे हो उसके रिएक्शंस बाद में दिखेंगे बेटा। हेरिडिटी में ऑल्सो बी अ रीजन। हेरिडिटी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, हेरिडिटी क्या होता है ना, जो इन्फेक्शन है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जब जब होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब डिजीज होगी, उसको ही बोलेंगे हेरिडिटी की वजह से हुई है। मॉडर्न डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैसे ट्रीट करेंगे, क्या पहले तो डायग्नोस कैसे करेंगे कि पर्सन को कैंसर हुआ है कि नहीं, कैसे करेंगे। वेरियस टेक्निक्स लाइक सीटी स्कैन होता है, एमआरआई स्कैन होता है, ये क्या होता है, कैसे होता है, इतना नहीं जानना कैसे, ये सिर्फ नाम देखो, या फिर पता भी होगा, एक मशीन होती है बड़ी सी, उसके अंदर भेजते हैं, उसको बोलते हैं सीटी स्कैन होना, एमआरआई स्कैन होना। मैमोग्राफी, बायोप्सी आर यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। ये सिर्फ नाम याद रखो बेटा, ये कैसे करते हैं ये नहीं पढ़ना अभी, कि कैसे होता है ये नहीं पढ़ना। ठीक है, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, केमोथेरेपी, केमोथेरेपी करेंगे, क्या करेंगे, केमोथेरेपी करेंगे, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी, ये 3 ट्रीटमेंट है, और भी है बट यहाँ पे आपको 3 लर्न करने, कौन से, केमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी, ये 3 ट्रीटमेंट आपको याद रखनी। ये 3 ट्रीटमेंट हो सकती है, कैंसर हुआ तो ये 3 ट्रीटमेंट से क्योर हो सकता है। वो भी कब, जब इनिशियल स्टेजेस में हो, एकदम फाइनल स्टेजेस के जो कैंसर होते हैं बेटा, जैसे 3rd स्टेज हो गया, 4th, उनको ना ट्रीट करने में भी बहुत टाइम लगता है, एंड कभी कभी दे आर इनक्योरेबल, दे आर इनक्योरेबल, इसलिए बोलते हैं हेल्दी खाओ, अच्छे रहो, मस्त रहो। ठीक है, ये सारे ट्रीटमेंट हो गए, प्रिवेंशन हो गए, कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, ये कैंसर के बारे में, ये कैंसर के बारे में है। नेक्स्ट इज डायबिटीज, ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है क्या होता है और क्यों होता है वो भी पता है।
क्यों होता है? जिनको मीठा खाना बहुत पसंद है, जिनको स्वीट्स के बिना चलता नहीं है, रोज कुछ ना कुछ मीठा मीठा चाहिए, जिनको क्रेविंग्स होते रहते हैं कि आज तो ये खाएंगे, आज तो चॉकलेट खाएंगे, आज तो स्वीट्स खाएंगे। ये जो मीठा खाने की आदत है वो अच्छी है, बट एक टाइम के बाद जब वो ओवर लिमिट चला जाता है, ओवर लिमिट चला जाता है, ज्यादा मीठा खा लेते हो तो क्या हो जाता है? एक एज के बाद डायबिटीज देखने मिलते हैं। अभी अभी तो जो छोटे छोटे होते हैं उनमें भी देखने मिलता है, बट मोस्टली एक एज के बाद डायबिटीज देखने मिलती है। किन में? जिनको बहुत ज्यादा शुगर कंजम्पशन की आदत हो। तो द हार्मोन कैसे होगी? तो जो हार्मोन होता है बेटा, कौन सा हार्मोन? इंसुलिन, याद रखना है। जो हार्मोन है इंसुलिन प्रोड्यूस इन पैनक्रियास, ये एक ऑर्गन है बॉडी का, बॉडी में पैनक्रियास प्रेजेंट होते हैं। वो क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? जो पैनक्रियास होते हैं, जो पैनक्रियास है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे? इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे। द हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूस इन पैनक्रियास कंट्रोल्स द लेवल ऑफ शुगर, ग्लूकोज एंड ब्लड। मतलब कि जो पैनक्रियास है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे, और इंसुलिन का फंक्शन क्या है? इंसुलिन क्या करेगा? इट विल कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर, इट विल कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर। बॉडी में शुगर जब कंट्रोल करनी होती है तो कौन सा हार्मोन इफेक्ट करता है? इंसुलिन। इंसुलिन काम करेगा, कहाँ पे प्रोड्यूस होगा? पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होगा। इफ इंसुलिन इज सिक्रेटेड इन लो क्वांटिटी, अगर इंसुलिन कम क्वांटिटी में सिक्रेट हो रहा है तो क्या होगा? ग्लूकोज लेवल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, दिस ऑर्डर इज कॉल्ड एज डायबिटीज। इसको ही हम डायबिटीज बोलते हैं। किसको डायबिटीज बोलेंगे? जब इंसुलिन जो है बेटा, जो इंसुलिन है वो जब लो क्वांटिटी में सिक्रेट होगा, जब पैनक्रियाज में जो इंसुलिन बन रहा है वो जब लो क्वांटिटी में सिक्रेट होगा, तब क्या होगा? इट विल नॉट बी इनफ। वो जो शुगर है बॉडी में उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसी ऑर्डर को, उसी डिसऑर्डर को, उसी डिसफंक्शन को, उसी डिसऑर्डर को क्या बोलेंगे बेटा? उसको ही बोलते हैं डायबिटीज। उसको ही क्या बोलेंगे? डायबिटीज बोलेंगे। ठीक है, याद रखनी है डायबिटीज किसको बोलेंगे। हार्मोन याद रखना है, कहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो याद रखना है, और हार्मोन का काम क्या है वो याद रखना है। इसलिए मैंने ये आईएमपी बोला है, इसलिए दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। सिम्टम्स, अभी डायबिटीज है तो क्या सिम्टम्स दिखेंगे? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, रात को बार बार ऐसे होगा कि फ्रीक्वेंट और जो रही है कि बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, वो एक सिम्टम है। इंक्रीज ओबेसिटी, मोटे मोटे हो जाते हैं लोग, ओबीज हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, वो एक सिम्टम है। और वेट लॉस, या तो बिल्कुल पतले हो जाएंगे, क्या सिम्टम है? या तो बहुत मोटे मोटे हो जाएंगे, बहुत मोटे हो जाएंगे, या तो फिर पतले हो जाएंगे, ये एक सिम्टम है। रीजन, अभी डायबिटीज क्यों हो सकती है? डायबिटीज क्यों हो सकती है? हेरिडिटी, मतलब ट्रांसफर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। यह है ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब अभी मैंने बोला ना, ओबेसिटी मतलब क्या? कि आप जंक खा रहे हो, आप मोटे हो गए हो, बहुत ज्यादा मोटे हो गए हो, मोटू मोटू हो गए हो, तो क्या हो सकता है कि आपके अंदर चांसेस है कि डायबिटीज हो सकती है, मतलब वो ओबेसिटी। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, अभी जो आदत होती है बच्चों की, स्कूल जाते हैं, क्लासेस जाते हैं, आके फोन में लग जाते हैं, नो फिजिकल एक्सरसाइज, जीरो खेलना कूदना, नहीं खेलना, नहीं करना, कुछ भी नहीं, सिर्फ संडे को टाइम मिला तो जाएंगे, वरना उसमें भी फोन लेके बैठ जाएंगे। तो ये जो आदत है, ये जो आदत है ना, खराब है। फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है, डेली 1 आवर बॉडी के लिए फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है। फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हुई तो बीमारियां बढ़ेगी बॉडी में। नेक्स्ट इज मेंटल स्ट्रेस, किसी को अगर बहुत स्ट्रेस ले रहा है, किसी को बहुत आदत है स्ट्रेस लेने की, हर एक छोटी छोटी चीज पे टेंशन ले लेते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, हर एक छोटी चीज अफेक्ट करती है उनके ब्रेन को, तो उनमें भी एक चांस है कि डायबिटीज हो सकता है। कैसे प्रिवेंट करेंगे? कैसे प्रिवेंट करेंगे? फॉलोइंग द प्रॉपर डाइट, एक अच्छी डाइट फॉलो करेंगे, हेल्दी डाइट फॉलो करेंगे। मेडिकेशंस, ये डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि कौन से डाइट फॉलो करनी है, क्या खाना है, क्या नहीं खा सकते, क्या अवॉइड करना है। मेडिकेशंस लेने हैं, एक्सरसाइज करनी है, यहाँ पे मैंने बोला ना फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है, तो एक्सरसाइज करनी है अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर। ये सारी चीजें, डाइट, मेडिसिन, ये सारे डॉक्टर सजेस्ट करें। हेल्प्स टू इम्प्रूव द डायबिटीज अंडर कंट्रोल, क्या करेंगे? डायबिटीज बढ़े नहीं, डायबिटीज कंट्रोल में रहे, इसलिए ये सारी क्या है, ये सारे मेजर्स हम ले सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हार्ट डिजीजेस, नेक्स्ट इज हार्ट डिजीजेस, ये भी सुना सुना सा है, ये भी पता होगा, बहुत कॉमन है आजकल। एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट डिक्रीजेस ड्यू टू द डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई,
ड्यू टू द डिक्रीज ब्लड सप्लाई एंड देयर बाय ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। क्या होगा, क्या होगा, जो एफिशिएंसी है हार्ट की, जो एफिशिएंसी है, जो हार्ट है हमारा, वो पंप, ब्लड पंप करता है ना, ब्लड पंप क्या फंक्शन है, ब्लड को पंप करना, सारे बॉडी में ब्लड पहुंचाना, ब्लड को प्यूरिफाई करना, ये सारे क्या फंक्शंस है हार्ट की। तो जब हार्ट डिजीजेस होंगे तो जो एफिशिएंसी है हार्ट की डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वहां पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई। अभी ब्लड सप्लाई कम है, अगर ब्लड सप्लाई कम है तो ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा, है ना, ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा। तो ड्यू टू दिस हार्ट हैज टू परफॉर्म मोर वर्क दैट लीड्स टू स्ट्रेस ऑन इट। मतलब सोचो अभी कि आप में आज थोड़ी सी एनर्जी है, आप में आज बहुत थोड़ी सी एनर्जी है, आप थोड़े से तो ऑलरेडी बीमार हो, उसमें भी आपने बहुत सारा काम कर लिया, उसमें भी बहुत सारा काम कर लिया, तो क्या हो जाएगा, आप ज्यादा बीमार हो जाओगे। तो वैसे ही हार्ट के साथ होता है, एक तो ऑलरेडी इट्स वीक, एक तो ऑलरेडी वीक है, उसमें भी उसको क्या करना पड़ रहा है, हार्ट को फंक्शन तो करना ही पड़ेगा, हाथ को काम करना पड़ेगा, उसके पास ऑप्शन नहीं है, जैसे आपके पास है ना, नहीं करना काम, लेट जाएंगे आराम करेंगे आज तो, वैसा हार्ट के पास तो नहीं है ऑप्शन, हार्ट को तो काम करना पड़ेगा। तो वो हार्ट काम करता है बट उसको इतना स्ट्रेस आ जाता है, उसको इतना प्रेशर आ जाता है, उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो जाती है बाद में। दिस कॉजेज हार्ट अटैक, मतलब उसको इतना ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है हार्ट की, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त चल रही है लाइफ। बट अगर ये सारे हार्ट में ब्लड का सप्लाई कम हो गया, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो गया, उसको बॉडी को मेंटेन तो करना पड़ेगा, उसके लिए व्हाट इट विल डू, इट विल वर्क मोर, ज्यादा स्ट्रेस लेगा, ज्यादा काम करेगा, उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स क्या है बेटा, सिम्टम्स आर चेस्ट पेन, है ना, हार्ट जहां पे होता है चेस्ट में चेस्ट पेन होगा, पेन इन शोल्डर्स, यहाँ पे शोल्डर्स में पेन होगा, नेक में पेन होगा, जो आर्म्स है यहाँ पे आर्म्स में पेन होगा, क्रैम्प्स इन हैंड, यहाँ पे जो हैंड है यहाँ पे क्रैम्प्स आएंगे, ऐसे लग रहा है कोई खींच रहा है, ऐसे क्रैम्प्स आएंगे। अनइजीनेस, अच्छा नहीं लगेगा, अनइजी फील होगा, ट्रेमर्स, शिवरिंग होगी, प्रॉब्लम होगी डेली लाइफ में, मतलब इतने सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, शिवरिंग होने लग जाएगी, अनइजी फील होगा, क्रैम्प्स आएंगे, सर दुखेगा, ये पेन होगा, शोल्डर्स पेन होंगी, ये सारे क्या है बेटा, ये सारे है सिम्टम्स किसके, हार्ट डिजीज होने के। रीजंस ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक के एक रीजन तो नहीं है, बहुत सारे रीजन है। स्मोकिंग, एल्कोहलिज्म, स्मोक करना, एल्कोहल कंज्यूम करना, जिनको डायबिटीज होती है उनको हाई चांसेस होते हैं हार्ट डिजीजेस डेवलप करने के। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर, जिनको जिनको टेंशन ज्यादा है, जिनकी बीपी हाई हो जाती है बात बात पे, उसको ही हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। ओबेसिटी, मोटे हो जाना। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, बिल्कुल फिजिकल एक्सरसाइज ना करना। हेरिडिटरी भी हो सकता है, अगर पेरेंट्स में है तो चाइल्ड में हो सकता है। मेंटल स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया, जिनको बहुत गुस्सा करने की आदत है, बात बात पे गुस्सा हो जाता है, उनको हो सकता है। एंग्जाइटी, जिनको टेंशन है, हर एक बात पे एंग्शियस हो जाता है, अरे कैसे होगा, क्या होगा, अरे बहुत टेंशन आ गया, जिनको एंग्जाइटी होती है हर एक बात पे, उसको हो सकती है। तो ये सारे जो सिम्टम्स है, ये जो सारे सिम्टम्स है, ये सारे क्या है, ये जो होता है, ये सारे रीजन है किसके, हार्ट अटैक होने के। तो ये सारी, इसमें से कुछ भी चीजें नहीं करनी, इनमें से कुछ भी चीजें नहीं करनी, नॉर्मल लाइफ जीनी है, इनमें से कुछ भी नहीं करना। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट वर्ड्स है बेटा, और ये सारे इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं एक्सप्लेन नहीं करना है इसको क्योंकि जरूरत नहीं है, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, हर एक ट्रीटमेंट का नाम इंपॉर्टेंट है, उसका डीप एक्सप्लेनेशन नहीं कि एंजियोप्लास्टी में क्या होगा, बाईपास सर्जरी में क्या होगा, उतना एक्सप्लेनेशन नहीं, वर्ड्स याद करो, मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ। एंजियोप्लास्टी क्या है बेटा, ये एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, दूसरा क्या है, बाईपास सर्जरी। तो नेक्स्ट इज ओपन हार्ट सर्जरी, क्या है ये, ओपन हार्ट सर्जरी। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना। इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेनेंट्स, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेनेंट्स, इंस्टॉलेशन ऑफ पेस मेकर, ये सारे क्या है बेटा, ये सारे ट्रीटमेंट्स है कि हम ये इनमें से ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, कि किसको ज्यादा प्रॉब्लम है, किसको कम प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट, इनमें से हर एक ट्रीटमेंट हर एक हार्ट पेशेंट के लिए नहीं होती, जो सिम्टम्स है, जो प्रॉब्लम्स है, उसके हिसाब से डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। वापस रिपीट करें, क्या है, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन या फिर हार्ट ट्रांसप्लांट, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेनेट्स एंड इंस्टॉलेशन ऑफ पेस मेकर। ये क्या है बेटा, ये क्या है, दिस आर द ट्रीटमेंट्स, दिस आर द ट्रीटमेंट्स। नेक्स्ट, जेनरिक मेडिसिन, जेनरिक
मेडिसिन, बेटा जब हम लोग मेडिसिन खाते हैं, जब हम लोग मेडिसिन कभी ना कभी सबने खाई है ऑब्वियसली, जब हम लोग मेडिसिन लेते हैं तो क्या होता है, उनमें एक टैग होता है या फिर कंपनी का नाम होता है कि इस कंपनी ने मेडिसिन प्रोड्यूस की है, इस कंपनी में मेडिसिन प्रोड्यूस किया, और उनका एक पेटेंट होता है कि ये कंपनी ने प्रोड्यूस किए, वो कोई और यूज नहीं कर सकता, तो उसको पेटेंट बोलते हैं। तो जेनरिक मेडिसिन क्या है? व्हाट आर जेनरिक मेडिसिन? जेनरिक मेडिसिन आर ऑल्सो नोन एज जनरल मेडिसिन। इनको क्या बोलते हैं बेटा? जनरल मेडिसिन भी बोलते हैं। दे आर मैन्युफैक्चर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी पेटेंट। उनका कोई पेटेंट नहीं होता कि ये हमारा राइट है, हम ही सेल करेंगे, उनका ऐसा कुछ नहीं है। दे आर सोल्ड विदाउट एनी पेटेंट, कोई भी पेटेंट के बिना सेल करता है। दिस मेडिसिन आर एट पार इन क्वालिटी विद ब्रांडेड मेडिसिन। जो ब्रांडेड मेडिसिन है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां मेडिसिन बनाती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज मेडिसिन प्रोड्यूस करती है, उनको हम ब्रांडेड मेडिसिन बोलते हैं। तो जो ब्रांडेड मेडिसिन है, जो ब्रांडेड मेडिसिन है, उनकी क्वालिटी और इनकी क्वालिटी एट पार होती है। मतलब इट्स नॉट, इनके ऐसा नहीं है कि ये क्वांटिटी, इनके पेटेंट नहीं है तो ये कम इफेक्टिव है, ये खराब है, नहीं, इनकी क्वालिटी एट पार होती है। किसके साथ? एट पार विद ब्रांडेड मेडिसिन। तो हम लोग प्रेफर कर सकते हैं जेनरिक मेडिसिन भी, ठीक है। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ दिस मेडिसिन इज वेरी लो ड्यू टू फ्यूअर एक्सपेंसेस ऑन रिसर्च एज देयर फॉर्मूला इज रेडिली अवेलेबल। उनके फॉर्मूला रेडिली अवेलेबल है कि मेडिसिन को बनाना कैसे है, क्या अवेलेबल है कि मेडिसिन को बनाना कैसे है, तो उनमें ज्यादा रिसर्च नहीं लगेगा, उनको ज्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ेगा, तो उसके जो एक्सपेंसेस होंगे, उसका जो खर्चा होगा वो बच जाएगा, उनका जो खर्चा है वो बच जाएगा। इसलिए जो जेनरिक मेडिसिन होते हैं बेटा, जो जेनरिक मेडिसिन है, उनका कॉस्ट कैसा होता है? उनका कॉस्ट एज कंपेयर टू ब्रांडेड मेडिसिन कम होता है। उनका कॉस्ट क्या होता है? ब्रांडेड मेडिसिन से अगर हम कंपेयर करें तो उनका कॉस्ट कम होता है, बट उनकी जो क्वालिटी है दैट इज एट पार विद ब्रांडेड मेडिसिन। इसको ही हम बोलते हैं जेनरिक मेडिसिन। अभी है मिस यूज ऑफ मेडिसिन। आदत होती है, थोड़ा सा सर दर्द हुआ क्रोसिन ले ली, थोड़ा सा सर दर्द हुआ पैरासिटामोल ले ली, मेडिसिन खा रहे हो, थोड़ा सा फीवर आया, मेडिसिन दे दो मम्मी, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ये सारा क्या है? मिस यूज ऑफ मेडिसिन है। थोड़ी थोड़ी बातों पे जिनको आदत होती है मेडिसिन लेने की, उनके लिए वो बहुत डेंजरस चीज है। दैट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। तो क्या है? क्या है मिसयूज? समटाइम्स सम पीपल टेक द मेडिसिन विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, है ना, खुद को डॉक्टर समझते हैं और खुद ही मेडिसिन ले लेते हैं, है ना, बिना, छोटी छोटी, ठीक है, फीवर आ रहा है, छोटी छोटी चीजों के लिए ठीक है, बट अगर कोई सीरियस चीज हो रही है उसको भी अवॉइड करते हैं कि नहीं नहीं इससे ठीक हो जाएगा, ये मेडिसिन ले लेंगे इससे ठीक हो जाएगा। तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना मेडिसिन लेना भी डेंजरस हो सकता है। ओवरडोज ऑफ मेडिसिन में अफेक्ट में बॉडी। क्या? ओवरडोज, जिनको आदत होती है कि ठीक नहीं हो रहा है, चलो सुबह भी ले ली, दोपहर को वापस ले ली, और 2-3, मतलब जिनको आदत होती है, जिनको हैबिट पड़ गई है ज्यादा मेडिसिन लेने की। तुम्हारी एज में तो नहीं होंगी, जो बड़े होते हैं, तुमसे जो बड़े हैं बच्चे, उन लोगों को जरूर आदत होती है, उनको आदत होती है, बहुत लोगों को आदत होती है कि ओवरडोज, ठीक नहीं हो रहा है मेडिसिन ले ली, ठीक नहीं हो रहा है मेडिसिन ले ली। विदाउट ड्यूरेशन भी नहीं देखते कि फर्स्ट आप इतने टाइम पे लिए थे तो एक ड्यूरेशन के बाद लेनी चाहिए, कुछ नहीं देखते, ठीक नहीं हो रहा है मेडिसिन ले ली। तो वो जो ओवरडोज है दैट इज अनहेल्दी, दैट इज अनहेल्दी, बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है बॉडी को। फॉर एग्जाम्पल ओवरडोज ऑफ पेन किलर। जो पेन किलर होती है, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, सपोज मानो, ठीक है, जान तुम्हारा नहीं, सपोज मेरा एक्सीडेंट हो गया, सपोज मेरा एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, तो एक्सीडेंट के बाद पेन हो रहा है, हाथ दुख रहा है, फ्रैक्चर हुआ, सपोज मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ है, मुझे पेन हो रहा है, तो पेन किलर्स देते हैं डॉक्टर, पेन किलर सजेस्ट करते हैं। बट उनका भी जब ओवरडोज हो जाता है, तो क्या इफेक्ट होता है? मे डैमेज द नर्वस सिस्टम जो होती है बेटा, उसको डैमेज करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना, लिवर को डैमेज करेंगे, नर्वस सिस्टम को डैमेज करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब जो किडनीज वगैरह इन्वॉल्व है बॉडी में, एक्सक्रीशन के लिए जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल किडनी, तो उन पे डैमेज होगा, लिवर में डैमेज होगा, जो नर्वस सिस्टम है उस पे डैमेज होगा। ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स मतलब ये क्या बेटा? मेडिसिन। जो एंटीबायोटिक्स है जो हम लेते हैं कोई भी डिजीज को क्योर करने के लिए, उनको ही हम क्या बोलते हैं? जो मेडिसिन है जो हम लेते हैं कोई भी डिजीज को क्योर करने के लिए, उनको ही एंटीबायोटिक बोलते हैं। एंड ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स में लीड टू नॉशिया। जब ज्यादा खा ली, जितनी जरूरत थी उससे भी बहुत ज्यादा जब इनटेक कर ली मेडिसिन, तो नॉशिया होगा, वॉमिटिंग जैसे फीलिंग होगा,
पेट दुखेगा, स्टमक एक होगा, डिसेंट्री हो जाएगी, ये पढ़ लिए सारे वर्ड्स, रैशेस हो जाएंगे बॉडी पे, व्हाइट पैचेस ऑन टंग, टंग पे व्हाइट व्हाइट पैचेस मतलब व्हाइट व्हाइट डॉट डॉट डॉट्स पैचेस फॉर्म हो जाएंगे। ये क्या है? ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये भी याद रखो कि पेन किलर के ओवरडोज से क्या होगा और ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स से क्या क्या हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे मिसयूज नहीं करना मेडिसिन को, जितनी जरूरत है और जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा बस वही खाओ, बस वही मेडिसिन लो। ठीक है, नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन। नेक्स्ट क्या है बेटा? वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन मतलब क्या? जैसे कोरोना में वैक्सीन ली थी, क्यों ली थी? ताकि हमें वो डिजीज ना हो, वो डिजीज से हम प्रिवेंटेड रहे, वो डिजीज हमें अफेक्ट ना करे, इसलिए हम लेते हैं वैक्सीन। तो वो जो प्रोसेस है वैक्सीन लेने का, उसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको ही बोलते हैं वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन क्या? इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द इन्फेक्शियस डिजीजेस। डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? डिजीजेस ना हो इसलिए क्या करते हैं? वैक्सीनेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल। हमारी जो लाइफस्टाइल है बेटा, जैसे हम सुबह उठने से लेके रात को सोने तक क्या करते हैं अपनी लाइफ में, कितनी अच्छी चीजें करते हैं, कितनी हेल्दी चीजें करते हैं, कितनी बॉडी के लिए बेनिफिशियल चीजें करते हैं, उससे लेके कितनी खराब चीजें करते हैं, क्या करते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म करे, हमारी बॉडी को अफेक्ट करे। जो लाइफस्टाइल है, मॉर्निंग उठने से लेके रात को सोने तक आपकी जो लाइफस्टाइल है बेटा, दैट विल अफेक्ट योर हेल्थ कंप्लीटली। वो तुम्हारी हेल्थ को बहुत अफेक्ट करती है। तो लाइफस्टाइल इंक्लूड्स द डेली रूटीन, है ना, हम डेली रूटीन में क्या करते हैं, एंड द टाइप ऑफ फूड, क्या खाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या खाते हैं, जंक खा रहे हैं या हेल्दी खाना खा रहे हैं, वो भी है, वो भी मैटर करेगा। नाउअडेज हैबिट्स लाइक स्टेइंग इन बेड टिल लेट, लेट मॉर्निंग, लेट नाइट मतलब रात को, जिनको आदत होती है फोन चलाने की, है ना, जिनको आदत होती है 2-2 3-3 बजे तक फोन चलाने की, दैट इज हार्मफुल। एंड गोइंग टू बेड लेट, है ना, रात को सोना और सुबह जल्दी, जिनको आदत होती है कि सुबह 12 बज गए, वो दोपहर के 12 होते हैं, जब सुबह 11 बज गए, 12 बज गए, नींद नहीं खुली, सोते रहे, क्या है वो भी, मॉर्निंग में लेट उठना, रात को लेट सोना, दैट इज प्रॉब्लमेटिक। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन मील टाइमिंग्स, है ना, किसी का कोई फिक्स टाइम नहीं है मील खाने का, कि कभी सुबह का कभी कर लिया 10 बजे खाया, दोपहर का दूसरे दिन 4 बजे खाया। जो टाइम होता है बेटा, जो टाइम है तुम्हारा मील कंज्यूम करने का, वो भी बहुत इफेक्ट करता है कि आप कितने बजे खा रहे हो। एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि हाँ मैं सुबह का मील इसी टाइम पे लूंगा, ब्रेकफास्ट इसी टाइम पे होगा, लंच इसी टाइम पे होगा, डिनर इसी टाइम पे होगा। तो बॉडी की एक क्लॉक होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक फॉलो करती है बॉडी। तो वो भी अगर उल्टा सीधा है कि एक मील स्किप कर दिया, आज रात को भूख नहीं है नहीं खाया, कल सुबह खाना है तो ओवरडोज बहुत ज्यादा खा लिया, दोपहर को फिर सुबह बहुत ज्यादा खा लिया था, दोपहर को 5 बजे तक भूख नहीं लगी, नहीं खाया। तो ये लाइफस्टाइल जो है वो भी अफेक्ट करेगी, और गुड वे में नहीं, बहुत बैड वे में। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, ये तो ऑलरेडी बोल दिया कि फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हुई तो भी प्रॉब्लम होगा। कंजम्पशन ऑफ जंक फूड, ये भी बता दिया है। हैव बीन इंक्रीज, ये सारी चीजें क्या हुई है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई है आज के टाइम में। ड्यू टू दिस सच पीपल आर गेटिंग सिक फ्रीक्वेंटली, जो ये सारी करते हैं चीजें, ये जो जिनको आदत होती है इनमें से, वो जल्दी जल्दी बहुत ज्यादा बीमार भी होते हैं। देख लेना, जिनकी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है ना बेटा, वो बीमार होते हैं। जिनकी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है ना, वो बहुत फ्रीक्वेंटली आए दिन बीमार होते रहते हैं। तो क्या करना है, लाइफस्टाइल अच्छी रखनी है, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बिकमिंग सिक इज टू बी लोवर्ड, अगर हमें कम बीमार पड़ना है तो पीपल शुड फॉलो राइट लाइफस्टाइल, प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए। इट मस्ट इंक्लूड सफिशिएंट स्लीप, सफिशिएंट स्लीप जैसे तुम्हारी एज में 7 to 8 आवर्स की स्लीप नेसेसरी है ना, उतनी स्लीप लो। राइट फूड, अच्छा हेल्दी खाना खाओ, योगा करो, प्राणायाम करो और फिजिकल एक्सरसाइज करो। अगर लाइफस्टाइल इंप्रूव करनी है, अगर लाइफस्टाइल इंप्रूव ऐसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें फॉलो करो, हेल्दी लाइफस्टाइल करो, तो क्या होगा, लाइफस्टाइल हेल्दी होगी तो अपनी बॉडी बीमार कम पड़ेगी, है ना, डिजीजेस कम होंगे। यस, ये था हमारा लास्ट टॉपिक, लाइफस्टाइल। ठीक है, इसके बाद बेटा, इसके बाद इतना सब पढ़ाया मैम, इसके नोट्स कहाँ पे मिलेंगे,
इसके नोट्स मिलेंगे बेटा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इसके साथ ही हम लेक्चर को एंड करेंगे विद अ ब्यूटीफुल कोट, यू हैव टू बी ऑड टू बी नंबर वन। अगर नंबर वन बनना है, सबसे टॉप में रहना है, तो सबसे डिफरेंट बनना पड़ेगा। इवन सबके जैसे बनोगे तो कभी नंबर वन नहीं बन सकते, क्योंकि नंबर वन एक ही होता है, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है। सबसे अलग बनो, ऑड बनो, अच्छे वे में, हाँ अच्छे वे में ऑड बनो, और नंबर वन से तभी बन सकते हो। मैंने बता दिया इसके नोट्स कहाँ पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, लेक्चर को अच्छे से देखो, नोट्स कॉपी करो, जैसे मैंने बताया वैसे सिस्टमैटिकली 3-3 4-4 डिजीजेस एक डे पे लर्न करो, दूसरे दिन रिवाइज करो, अच्छे से लर्न हो जाएंगे। चैप्टर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कुछ टर्म्स डिफिकल्ट है, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।